शाम बखैर और द ब्लैक होल में आप सबको खुश आमदीद। आज का सेशन ट्रिब्यूट है टू श्याम बेनेगल, जिन्हें अगर मैं कहूँ कि मशहूर भारतीय फिल्म डायरेक्टर है तो ये कहना नाकाफ़ी होगा। मैं इजाफ़ा करूँगा कि एक विजनरी फिल्म साज, एक उम्दा स्क्रिप्ट नवीस, अदब शनास, इंसान दोस्त, ऐसे फिल्म साज जिन्होंने अपने फ़न में, अपने काम में अपनी जो फ़िक्र है समाजी हक़ाइक़ के साथ हम आहंग करके यूँ पर्दा सीमी पर उजागर की, जिससे हिंदुस्तानी आर्ट सिनेमा या हिंदुस्तानी पैरेलल सिनेमा के वक़ार में इजाफ़ा हुआ। कुछ ही दिन पहले आपने दुनिया को अलविदा कहा, लिहाजा ये बहुत बरमहल है कि हम उनके फ़न, उनके काम के ऊपर आज गुफ्तगू करें। और इसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट स्पीकर्स। मेरे दाईं जानिब तशरीफ़ फरमा है आमिर रज़ा साहब, ऑथर हैं, प्ले राइट हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं। आपकी इसी मौजू पर एक किताब है सियासत, सिनेमा और समाज के उन्वान से। बाईं जानिब हैं आप जानते हैं डॉक्टर नाज़र महमूद साहब, ऑथर, एजुकेटर, कॉलमिस्ट, सोशो पोलिटिकल कमेंटेटर, और आप भी बाकायदगी से सिनेमा के मौजू के ऊपर लिखते हैं। और आपकी किताब अंग्रेज़ी में है सिनेमा के नाम से, जिसका तर्जमा मशल बुक्स ने शाया किया है सिनेमा कहानी के नाम से। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। बस थोड़ी सी जहमत कीजिए, अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड पे स्विच कर लें ताकि हमारी सारी तवज्जो उस गुफ्तगू पे रहे। बाहमी गुफ्तगू के बाद हस्ब रवायत आपको भी मौका मिलेगा कि आप इस मुकालमे का हिस्सा बने, आप भी अपना खराज तहसीन पेश करें या कोई सवाल या तबसरा है तो हमारे स्पीकर्स के आगे रखें। जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A। माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा। एंड दैट्स इट। प्लीज़ वेलकम नाउ आमिर रज़ा साहब एंड नाज़र महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर आफाक। असल में ये ख्याल मुझे श्याम बेनेगल पे प्रोग्राम करने का श्याम बेनेगल के देहांत से पहले आया था, क्योंकि रिसेंटली ही उनकी 90वीं सालगिरह मनाई गई। तो मैंने सोचा था कि ये एक लेजेंडरी शख्सियत हैं, तो इनकी 90वीं सालगिरह पर हम प्रोग्राम करते हैं। और जब वो हयात थे तो उसी वक्त मैंने ये इनिशिएट किया, लेकिन इस दौरान में वो बेचारे फौत हो गए। तो फिर हमने कहा कि उनकी याद में उसी प्रोग्राम को उनकी याद में प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी नैयर ने बात की कि श्याम बेनेगल जो थे वो आर्ट या पैरेलल सिनेमा का बड़ा नाम थे। तो आज की गुफ्तगू ज़ाहिर है थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे कि किन हालात में श्याम बेनेगल ने हिदायतकारी का आगाज़ किया, फिल्में बनाने का आगाज़ किया। और उसके बाद मेरे साथी जो आमिर रज़ा हमारे स्पीकर हैं, तो बात से बात निकलेगी और कुछ गुफ्तगू मैं करूँगा, फिर कुछ गुफ्तगू ये करेंगे, हम एक दूसरे से सवालात पूछेंगे, एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ज़ाहिर है ऑडियंस के सवालात जो हैं वो मौजू को मज़ीद फैला लेंगे। तो मैं अपनी बात का आगाज़ इसी से करता हूं कि मेरा ख्याल है कि ये ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जिसको हम आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा कहते हैं वो है क्या। आर्ट सिनेमा का जो पहला मेरा तारुफ था वो ज़ाहिर है जब हम कॉलेज में थे 1980s में VHS वीडियो कैसेट्स हम पे फिल्में देखा करते थे। तो उस ज़माने में जो जिनको आज के दौर में वोक कहा जाता है, यानी सोशली कॉन्शियस किस्म के लोग थे, जिनको आप लेफ़्ट कह लें, तरक्की पसंद कह लें, रोशन ख्याल कह लें, वो लोग इस किस्म की फिल्में ढूंढा करते थे और देखा करते थे VHS वीडियो कैसेट पे लाके घर में। तो वो उस ज़माने में ये श्याम बेनेगल का नाम भी हमारे सामने आया। और जो फिल्में हमने 90s 80s में देखी बड़ी मशहूर हुई, जैसे बाज़ार, सागर सरहदी की फ़िल्म और दीगर हिदायतकारों की फ़िल्में, श्याम बेनेगल की भी फ़िल्में उसी ज़माने में हमने बहुत सारी देखी। लेकिन ये पैरेलल और आर्ट सिनेमा है क्या? मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ, देखिए ये आर्ट सिनेमा की इस्तिलाह तो 1980 के अशरे में या 1970 के अशरे में आई, लेकिन एक तसलसल है बैनुल अक़वामी सिनेमा में। जो वर्ल्ड सिनेमा पे नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि उससे पहले फ्रेंच न्यू वेव थी एक सिनेमा की, ईरानियन न्यू वेव थी सिनेमा की जिस पर खासा कुछ लिखा गया है। उससे पहले इटालियन न्यू रियलिस्टिक स्कूल था जिसमें विटोरियो डिसिका वगैरह ने फिल्में बनाई। उससे पहले सोवियत सिनेमा था जिसको सोवियत सोशलिस्ट रियलिस्ट सिनेमा कहा जाता है। तो ये एक तसलसल है पूरा, यानी जो 100 साल की सिनेमा की तारीख़ है, 100 साल की तारीख़ में। तो इसमें सिर्फ मेन स्ट्रीम या पॉपुलर सिनेमा नहीं बना, बल्कि इसके पैरेलल एक और, इसीलिए इसको पैरेलल कहा जाता है। पैरेलल का मतलब ये है कि एक तो मेन स्ट्रीम सिनेमा है जिसको पॉपुलर सिनेमा कह लें आप, और उसके पैरेलल एक वो सिनेमा है जो
असेंशली पॉपुलर सिनेमा नहीं होता, यानी उसका टारगेट ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट जनरेट करे या बॉक्स ऑफिस हिट बनाए। तो बुनियादी फ़र्क जो मेन स्ट्रीम सिनेमा और पैरेलल सिनेमा में मैं ये देखता हूँ कि पैरेलल सिनेमा ज़्यादा रियलिस्ट होता है, उसमें चीज़ों को मसनूई तौर पर रोमांटिसाइज करके पेश नहीं किया जाता। और तमाम जितने अभी हमने नाम लिए हैं, चाहे वो फ्रेंच न्यू वेव है, ईरानियन न्यू वेव हो, इटालियन न्यू रियलिज्म, उसमें रियलिज्म का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है कि ज़िंदगी जैसी है उसको दिखाया जाए। अच्छा, मुख्तलिफ हिदायतकारों ने उसमें बाज़ लोगों ने तो सिर्फ एक रियलिस्ट पिक्चराइजेशन करके चीज़ों को छोड़ दिया है, लेकिन श्याम बेनेगल उससे एक कदम आगे जाते हैं, वो एक मैसेज भी छोड़ते हैं, यानी वो ज़्यादा एक वोकल और असर्टिव किस्म का सिनेमा इनका है। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी श्याम बेनेगल का सिनेमा बड़े हद तक प्रोपेगेंडा को भी छूता है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। तो इंडिया में जो पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा आया वो ज़ाहिर है श्याम बेनेगल उसके पहले नहीं थे, उनसे पहले जो नाम थे बड़े वो ज़्यादा बंगाल में हुआ। सत्यजीत रे एक बहुत बड़ा नाम था, उनसे पहले बिमल रॉय को भी आप पैरेलल या सेमी पैरेलल सिनेमा में काउंट कर सकते हैं। बिमल रॉय ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई, उनसे पहले चेतन आनंद, ख्वाजा अहमद अब्बास, ये सारे नाम हैं जो पैरेलल सिनेमा के थे। धरती के लाल, प्यासा को पैरेलल सिनेमा कहा जा सकता है, साहब बीबी और गुलाम को पैरेलल सिनेमा कहा जाता है, ये सारे 2 बीघा ज़मीन को कहा जा सकता है। तो ये एक पूरा तसलसल था। तो इस पस मंज़र में श्याम बेनेगल ने आँख खोली और उन्होंने उस तसलसल को, जो कि सत्यजीत रे का था और बिमल रॉय का था या ऋत्विक घाटक का था या मानिकोल का था, उस ट्रेडिशन को श्याम बेनेगल ने आगे बढ़ाया। तो अब हम यानी इस 70s के सिनेमा की हम बात करेंगे जिस माहौल में श्याम बेनेगल ने फिल्म हिदायतकारी का आगाज़ किया। आप आमिर रज़ा साहब इसको कैसे देखते हैं कि श्याम बेनेगल का जो इब्तदाई एवोल्यूशन था उन्होंने जल्दी नहीं बनाई, यानी जो उनकी पहली मशहूर फिल्म हुई वो अंकुर थी 1974 की, एंड एट दैट टाइम ही वाज ऑलरेडी अराउंड 40 ईयर ओल्ड, विच इज़ अ बिट लेट ऑल्सो। अगर आप दूसरे हिदायतकारों को देखें तो बड़े हिदायतकार 25-30 साल की उम्रों में भी बड़ी फिल्में बना चुके थे। तो वो क्या पस मंज़र था, आप उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि इब्तदाई दौर जो श्याम बेनेगल का गुजरा उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक इजाज़त चाहूँगा। दिसंबर और ये एक ऑलमोस्ट जो क्वार्टर है सेंचुरी का वो ख़त्म होने वाला है। अच्छा, इसके साथ 3 बड़ी अमवात हुई जो ऐसे लोगों की जिन्होंने हिंदुस्तान यानी बर्रे सगीर की सियासत, अदब और फिल्म पर अपनी छाप छोड़ी। श्याम बेनेगल सबसे पहले उसमें, फिर बेप्सी सिद्धुआ अदब का, और रिसेंटली कल जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उनका इंतकाल हुआ, उसके ऊपर एक तो ताज़ियत हमारी बनती है। जो बात आप कर रहे हैं, श्याम बेनेगल का जो सफ़र है वो एडवर्टाइजिंग से होते हुए यहाँ तक जो है वो पहुँचता है। इस दौरान हिंदुस्तान में सिनेमा जो है वो ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तो अब उसको हो चुकी है। जब उन्होंने काम का आगाज़ किया तो कोई 50 या 60 साल का हो गया होगा सिनेमा। हिंदुस्तान में सिनेमा आया अंग्रेज़ों के साथ, जो डेवलपमेंट हुई उसके साथ। जो पहली फिल्म्स हमारे यहाँ आई वो भी या ब्रिटिश प्रोडक्शंस थी या अमेरिकन प्रोडक्शंस थी, फिर उसके बाद इंडिजिनस प्रोडक्शन यहाँ पर जो है वो उसका आगाज़ होता है। उसमें श्याम बेनेगल को अगर हम देखें तो वो एक सिर्फ फिल्म डायरेक्टर नहीं है, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो एक फ़िलासफ़र भी हैं, और स्पेशली फिल्म थ्योरी जो है उसके ऊपर हमें उनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी मिलते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी मिलते हैं। उन्होंने लेक्चर्स जो हैं वो भी डिलीवर किए हुए हैं, जैसा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2004 में उनका जो लेक्चर था सेकुलर सिनेमा, सेकुलरिज्म और पॉपुलर हिंदी सिनेमा जो है उसके ऊपर। तो आगाज़ उनका है, वो कहते हैं कि उनका एक आर्टिकल है फिल्म टॉकीज़ एंड सिनेमा, विच इज़ वन से एक आर्टिकल है उनका। उसमें वो कहते हैं कि कॉलेज दौर में उन्होंने नेहरू का एक स्पीच सुनी, वो उनके कहीं कॉलेज आए थे, जिसमें नेहरू जी ये कह रहे थे कि कम्युनिकेशन जो होती है ये मल्टी लेयर होती है, और ये कम्युनिकेटर की चालाकी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना जो मैसेज है वो कितनी लेयर्स में, बेनेगल साहब कहते हैं कि वो पहुंचा सकता है।
कहते हैं कि ख़ुद नेहरू साहब जो थे वो इसी तरह के मैसेजेस यूज़ करते थे। जैसे एक डैम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि अब जो है मंदिर जो है वो डैम्स और जो आयरन फैक्ट्रीज़ हैं, स्टील फैक्ट्रीज़ हैं, ये अब नए मंदिर जो हैं ये हैं। तो कहते हैं इसके अंदर बड़ी एक डेप्थ थी। तो यहाँ से वो कहते हैं कि मुझे लगा कि मुझे सिनेमा के अंदर काम करना चाहिए। कहते हैं इसकी एक वजह ये थी कि आप बग़ैर कुछ किए ख़बरों में रह सकते हैं, आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर जाने जा सकते हैं। फिर उसके साथ कहते हैं कि आप मैसेजेस जो हैं, लेयर्स के अंदर मैसेजेस आप जो है वो दे सकते हैं। उनके जिस लेक्चर की मैं बात कर रहा था कि पॉपुलर सिनेमा के अंदर, वो ये कहते हैं कि पॉपुलर सिनेमा जो था उसने एक लगा बंधा कल्चर घड़ा अपनी तरफ से। ठीक है, जैसे आपने बात की कि पैरेलल सिनेमा और पॉपुलर सिनेमा। अच्छा, वो ये कहते हैं कि 9 इंसानी जज्बात हैं जिसमें गुस्सा है, हसद है, मोहब्बत है, प्यार है, नफ़रत है, ठीक है, कुछ करने की सलाहियत है। अगर हम पॉपुलर सिनेमा का नैरेटिव देखें तो वो इन 9 जज्बात के साथ ही खेलते हुए अपना आप को बिल्ड करता है, अपने नैरेटिव को बिल्ड करता है। जहाँ कहीं कहानी का जो हमारा स्टाइल है, हिंदुस्तान का जो कहानी का स्टाइल है, म्यूज़िक उसमें ज़ाहिर है कि बहुत गुंदा हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ जो प्लॉट पॉइंट्स आते हैं स्क्रीन प्ले के अंदर, उनमें से अक्सर पहले गाना आ जाता है, उसके बाद इवेंट होता है, फिर गाने के बाद एक और गाने तक वो इवेंट्स जो है वो कैरी करते हैं, और फिर अगला इवेंट हो, गाना आता है, उसके बाद फिर हम अगले इवेंट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जो ट्रू कल्चर है हमारा, जो हमारी सोसाइटी है, उसको शायद वो पॉपुलर सिनेमा उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। ना हिंदुस्तान के अंदर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल रही। तो फिर इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ सिनेमा के इंफ्रास्ट्रक्चर में आई। यहाँ सिनेमा से मेरी मुराद फ़िल्म की प्रोडक्शन, कंटेंट और फाइनेंस, सारा कुछ उसको मिला के जो इदारे उन्होंने इस्टेब्लिश किए, और ख़ुद भी वो फिल्म मेकिंग स्कूल के जो थे वो चेयरमैन रहे, पूना इंस्टीट्यूट आ गया, इसके अलावा दूसरे जो इदारे थे फ़िल्म साजी के वो बने। बीच में 70s में एक काम ये किया कि कहीं कहीं ये हिंदुस्तान की सरकार को भी लगा कि जो पॉपुलर सिनेमा है उसमें रिप्रेजेंटेशन हमारी सही तरह से हो नहीं पा रही, हमारे समाज की, हमारे कल्चर की। तो फिर एक फ़िल्म फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो था वो बना दिया गया। अच्छा, उस फिल्म फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स थे उनको फंडिंग की कि वो फिल्म्स बनाएं, जिसके अंदर आप ये हमारे जो पैरेलल सिनेमा के लोग हैं वो आना शुरू हुए। जैसे मिर्ज़ा साहब, सलीम लंगड़े पे मत रो, और एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और फिर ख़ुद जो है श्याम बेनेगल जो है ये आए। तो श्याम बेनेगल का कहना है कि इस जो ये डेवलपमेंट हुई थी, इन्होंने बहुत हद तक एक राह हमवार की हमारे लिए पैरेलल सिनेमा बनाने की, ऐसे मौज़ूआत दिखाने की जो मौज़ूआत इससे पहले पॉपुलर सिनेमा के अंदर नहीं थे। वो इनका ये भी मानना है, ये भी कहना है कि जो हिंदुस्तान है, ये इंडिया जो है, ये एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ़ ज़ात के लोग आबाद हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। तो इन सब को आप एक ही तरह से हाँक नहीं सकते। हिंदी सिनेमा की जो ज़ुबान बनाई गई वो इसी वजह से बनाई गई कि ये इन लोगों के अंदर पेनिट्रेट करे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम वो कहते हैं कि ये है हिंदुस्तानी सिनेमा में कि जो अर्बन मिडिल क्लास है उसकी कहानी ज़्यादा हो गई है। 74 तक उसकी कहानी ज़्यादा रही। अगर हम देखें तो एंग्री यंग मैन का दौर भी वही है जो उसके पैरेलल सिनेमा है। अच्छा, फिर उसमें जब स्टार्ट हुए ये, तो इनकी पहली जो ट्रिलोजी है उसमें अंकुर है, ठीक है, उसके बाद निशांत है, और उसके बाद मसान है। ये 3 इनकी फिल्में हैं आगे पीछे। अगर आप इन तीनों को देखें, इन तीनों का मुतालिया करें, तो वो एक तसलसल के साथ हमें लगता है कि अपना थॉट जो है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं तीनों फिल्मों का। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि जो 64 में मेरा ख्याल नेहरू साहब की जो है वो देहांत होता है उनका, नेहरू साहब का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शायद ये वो नस्ल है जिसे ये लगा कि हमने आज़ादी हासिल की, उसके बाद संविधान जो बना भारत का, उसने जो प्रॉमिसेस किए थे डिलीवर करने के, वो नहीं कर पाया।
अच्छा, इसकी सूरत हाल कुछ हमें नज़र आती है जब नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो शुरू होती है और ज़ात पात के झगड़े के ऊपर जो है वो दलित क्लास की एक अपराइजिंग मूवमेंट आती है, किसानों की अपराइजिंग मूवमेंट आती है। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये मसाइल हल नहीं हुए और इन मसाइल को हल होना चाहिए। तो अगर हम अंकुर पे बात करें तो हमें ये लगता है कि पहली दफ़ा हमें जो सबाल्टर्न क्लास है हिंदुस्तान में वो देखने को मिलती है। वो जो प्रॉमिस था उनका कि आप जागीरदारी को ख़त्म कर देंगे और जागीरदारी को ख़त्म करने के बाद जो सोसाइटी आएगी वो किस तरह की होगी। अच्छा, उसमें ये भी लगता है अंकुर में एक जो दो जगह पे डायलॉग्स हैं कि जागीरदारी क्लास ख़त्म होने के बावजूद भी कोई तरक्की जो है वो नहीं हुई, ना उस देश का कोई विकास हुआ, ना कोई उसकी उन्नति के लिए काम हुआ। तो इस तरह से फिर वो जो गुस्सा और सोसाइटी के अंदर जो फैल रहा है, अच्छा वो अपने एक आर्टिकल में एग्जांपल देते हैं जो कनेरी बर्ड्स होते हैं इनकी, जो कोयले की कान में होते हैं। वो कहते हैं कि जब धुआं कार्बन शुरू होती है जमा होनी तो सबसे पहले ये बर्ड्स जो हैं ये वहाँ से निकलते हैं कान के अंदर से और मज़दूर उसके बाद जो है वो निकलते हैं। वो कहते हैं कि जो छोटा तबका है या जो दलित क्लास है या जो दूसरे मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, ये वही बर्ड है जो सोसाइटी के अंदर पैदा होने वाले कार्बन का पता देते हैं कि अब सोसाइटी जो है वो दम घुट के मरने के करीब आ चुकी है और इसलिए सबसे पहले वो निकलना शुरू होते हैं। तो अंकुर मेरे ख़्याल में उनकी कहानी है और उस सबाल्टर्न क्लास को लेकर वो आगे चलती है और बहुत ही सटल किस्म की रेजिस्टेंस उसमें वो एंडिंग के ऊपर उसके वो छोड़ते हैं कि जब वो बच्चा जो है वो पत्थर उठाकर जागीरदार के बेटे की खिड़की तोड़ के जो है वो निकल जाता है। तो ये अच्छा, अंकुर का मतलब ही सीड है गालबन, या सीडिंग है या सीड है। तो यानी पहला बीज वो अपना बो के जो है वो निकल जाते हैं। इसके बाद अगली फिल्म को अगर आप एनालाइज करें ऑडियंस के लिए तो वो ज़्यादा जैसे इन्होंने कहा कि उनकी पहली फिल्म जिसने बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की वो अंकुर थी, अंकुर सीडलिंग आप उसको कह लें कि आप बिल्कुल गुंजा जो फूटता है सीड से बीज से उसको कहा जाता है अंकुर। फिल्म की मुख्तसर कहानी इन्होंने बता भी दी। अच्छा, श्याम बेनेगल की तकरीबन तमाम फिल्मों में जो एक कदर मुश्तरक है वो ये है कि ये जिसको आप सब ऑल्टर्न कह रहे हैं वो आम अल्फाज में आप कह लें कि कुचले हुए तबका जो माशरे का है, बिल्कुल कुचला हुआ तबका, वो दलित भी हो सकता है, मेहनतकश भी हो सकता है, शहरी प्रोलतारिया भी हो सकता है जिसके पास कुछ नहीं है। ये श्याम बेनेगल का जो एक तकरीबन तमाम फिल्मों में इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ एक बहुत वाज़े मैसेज, वाज़े पैगाम देना इनकी मेरा ख्याल है कि पूरी लाइफ लॉन्ग, पूरी ज़िंदगी का मिशन ये था और ज़्यादातर फिल्मों में यही है। अंकुर में यही है कि अंकुर में एक ज़मींदार का नौजवान लड़का है जो कि मैरिड है, उसको वो ज़मींदार अपनी एक दूसरी ज़मीन पे भेजता है कि तुम वहाँ रहो और ज़मीनों की देखभाल करो। वहाँ पर ही स्टार्ट्स लस्टिंग आफ्टर दलित वुमेन, शबाना आज़मी के पीछे लग जाता है वो। अच्छा, शबाना आज़मी दलित औरत है, काम करती है, उसका अपना हस्बैंड जो है वो ज़हनी तौर पे माजूर है जो कि अक्सर कई महीनों के लिए गायब हो जाता है। एंड इन द मीन टाइम ही स्टार्ट्स दैट वो जो ज़मींदार का बेटा है वो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है और वो शी बिकम्स प्रेग्नेंट। फिर वो उसका वो वापस आता है वहाँ से। तो वो पूरी फिल्म में ये बताया गया है कि एक जागीरदार और लोग जो हैं वो किस तरह से गरीबों का और ख़ास तौर पे ख़वातीन का इस्तेहसाल करते हैं। उसके बाद जो अगली फिल्म इनकी, ये 1974 की फिल्म थी, 1975 में निशांत आई। और निशांत का मतलब है जो पॉप हटने का वक्त होता है सुबह का, डॉन का बिल्कुल इब्तिदा में, जो फजर का आप कह लें, रोशनी जब फूट रही होती है उसको निशांत कहते हैं। तो ये मतलब उसके उन्वान से ही लगता है कि ये पॉजिटिव एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। और ये फिल्म, अच्छा श्याम बेनेगल इस चीज़ के भी माहिर थे कि वो पीरियड ड्रामा बना लेते थे और बहुत अच्छा बना लेते थे। यानी वो 50 साल या 100 साल पुरानी कहानी, जैसे बाद में उस पर हम आगे बात करेंगे, जैसे मेकिंग ऑफ द महात्मा है उनकी फिल्म, वो 1890 का साउथ अफ्रीका रिक्रिएट करते हैं पूरा पीरियड उस दौर का। इसी तरह इन्होंने निशांत फिल्म में
चूँकि ये खुद जो है वो हैदराबाद स्टेट की इनकी पैदाइश थी, जो निज़ाम हैदराबाद होते थे, तो तेलंगाना की एक मूवमेंट थी जो 1940s में चली थी, उसके पस मंज़र में ये था, किसानों की एक मूवमेंट थी। और उसमें ये दिखाया गया है कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद के दौर में किस तरह से जो मकामी ज़मींदार थे वो निचले तबके के लोगों का किस तरह से एक्सप्लाइटेशन करते थे। अगेन उसमें भी ये दिखाया गया ख़ासतौर पर ख़वातीन का, यानी एक लोकल ज़मींदार है और उसके बेटे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत मामूली या आम सी बात है कि वो किसी की भी औरत को अगवा कर लें और ले जाके अपनी हवेली में बंद कर दें और उसको महीनों नहीं बरसों वहाँ पर एक्सप्लाइटेशन का शिकार वो बनाएं। तो इस फिल्म में, निशांत फिल्म में यही दिखाया गया है। और वो उसमें वो स्पेयर नहीं करते, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ निचले मजदूर तबके की औरतों का एक्सप्लाइटेशन करें। इसमें ये दिखाया है कि एक टीचर, एक उस्ताद आता है सरकारी स्कूल में, बाहर से किसी और कस्बे या शहर से उसका अपॉइंटमेंट होता है, और वो अपनी गिरीश कर्नाड, जो खुद पैरेलल सिनेमा का बड़ा नाम है, वो अपनी बीवी शबाना आज़मी के साथ आते हैं। तो वो उस टीचर की बीवी को अगवा कर लिया जाता है और वो टीचर जो है वो सर मारता है, थाने में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, और वो कुछ नहीं कर सकता। उसको पता है कि मेरी बीवी इस हवेली में है, और वो देख के हमें खुद अपने माशरे का नज़र आता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ का अपना जागीरदारी माशरा है पंजाब और सिंध का, वहाँ भी ये कोई अनहोनी बात नहीं है इस तरह का एक्सप्लाइटेशन जो वडेरे या चौधरी वगैरह करते हैं। तो वो उसमें दिखाया गया, और फिर उसका एंड और अंजाम उन्होंने एक पॉजिटिव नोट पे किया है। जैसे अंकुर में वो दिखाया है कि आखिर में जब कुछ नहीं कर पाते तो एक बच्चा है जो कि पत्थर उठा के उस ज़मींदार के हवेली का शीशा तोड़ देता है। और इस फिल्म में तो बाकायदा एक अपराइजिंग दिखाई गई है, जिसमें यानी वो फिर टीचर जो है वो लीड करता है एक मूवमेंट को और लोगों को एजुकेट करता है, और फिर वो किसानों को और मकामी लोगों को ऑर्गेनाइज करता है, और फिर वो सब जमा होकर, जिसको बाज़ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई ये तो बहुत इट्स टू रेड, कि ये बहुत सुर्खों का प्रोपेगेंडा है कि जी आप जमा हो जाएं और जमा होकर बगावत कर दें, बगावत होके करके जागीरदार की हवेली पे कब्जा कर लें और इस तरह से इनकलाब आ जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, उस वक्त हमारा भी यही आइडियल था कि भाई इनकलाब आने वाला है और यही तरीका है, तो उस वक्त ये चीज़ें हमें अच्छी लगती थी। अब वो पता नहीं इनकलाब कहाँ रह गया, क्या हुआ। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने उस वक्त ये पैगाम देने की पूरी निशांत फिल्म में कोशिश की, और बाकायदा किसानों की एक अपराइजिंग बताई है। तो ये हम फिल्मों को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारे ऑडियंस यहाँ देख रहा है और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, तो वो इन फिल्मों को निकालें, देखें, क्योंकि ये हमारे ख्याल में ज़ाहिर है एक आपकी सोशल कॉन्शियसनेस या समाजी शऊर बढ़ाने का एक तरीका है। जिस तरह से अच्छी किताबें हमारा सब समाजी शऊर बढ़ाती हैं, इस तरह फिल्में भी बढ़ाती हैं। तो ये निशांत को मैंने थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया, अब आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए। इसमें आपने कहा कि अपराइजिंग हो जाती है और उसके बाद फिर अच्छा, अब उसको सस्टेन करना है आपने। अपराइजिंग इनकलाब लाना जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं है, इनकलाब को बनाए रखना और उसको सही जो है वो लेके जाना। अच्छा, फिर इसी ट्रिलोजी के अंदर जब हम चले तो मिसान जो है वो आ जाती है। अच्छा, उसमें ये है कि दूध की कोऑपरेटिव मंथन दूध की मंथन फिल्म, दूध की कोऑपरेटिव जो है सोसाइटी एक देहात के अंदर है, जहाँ वहाँ भी जागीरदार जो है वो सारे का सारा इस्तेसाल कर रहा है, और फिर एक वेटनरी डॉक्टर आता है और वो लोगों को कहता है कि आप खुद से अपना जो है वो क्यों नहीं बना लेते एक कोऑपरेटिव, और उसके तहत आप दूध इकट्ठा करके आप खुद बेचें ताकि आप इस्तेसाल से बचें। तो तीनों उसके बाद उसको भी जागीरदार वहाँ से भगा देता है, लेकिन उसकी एंडिंग जो है वो हमें ये सबक दे जाती है कि बाहर से आने वाला बंदा एक मूवमेंट को ट्रिगर करके छोड़ के जा सकता है, लेकिन उसको सस्टेन जो करना है वो आप लोगों ने खुद ही करना है। जब तक आप सिस्टम के अंदर खुद शरीक नहीं होंगे, सिस्टम का खुद हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक जो है वो सिस्टम में जो तब्दीली आई है वो तब्दील नहीं होगी, वो सस्टेन नहीं करेगी। अच्छा, फिर वो खुद बार बार उनके ऊपर जिन लोगों ने काम किया है, जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है वो भी यही है कि रवायात जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐसी रवायात जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है उनको जाना चाहिए, वो आप अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप उनको अपने साथ रखते हैं तो फिर आपकी सोसाइटी उसी दलदल के अंदर फंसी रहेगी जिससे आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले जहाँ की थी वहाँ की वहाँ रहेगी।
तो हम ये देखते हैं कि जो जदीदियत का कॉन्सेप्ट है उनका, वो बाहर से कोई ना कोई प्रोटैगनिस्ट आके ट्रिगर कर रहा है उसको। पहली जो अंकुर है उसमें भी बज़ाहिर हमें वो लगता है कि एक जो है पढ़ा लिखा नौजवान लड़का जो है वो आ गया है जो ज़ात पात को नहीं मानता। अच्छा, ज़ात पात को ना मानने का उसकी रीज़न बड़ी सटल है कि वो फ्री कप ऑफ टी जो है उसे वो ज़्यादा प्यारी है, ज़ात पात से उसका कोई इतना ख़ास जो है वो नहीं है। अच्छा, फिर उसको एक फ्री की खातून चाहिए, उसके बॉडी के ऊपर उसको अपनी मलकियत चाहिए, और उस मलकियत को पाने के लिए वो एक बयानिया घड़ के बैठा है कि जी मैं ज़ात पात के निज़ाम को नहीं मानता। अच्छा, इसी तरह बाकी दूसरी फिल्म के अंदर भी बाहर से एक बंदा आके ट्रिगर कर रहा है सारे के सारे रेवोल्यूशन को, और तीसरी फिल्म के अंदर भी आके, लेकिन तीसरी में आखिर जो उसकी एंडिंग है कि वो वेटनरी डॉक्टर जो गिरीश कर्नाड हैं वो तो चले जाते हैं बैठकर, उसमें ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह उसमें जो एक और उनका किरदार है वो फिर किसानों को कहता है कि बाबू आया था वो चला गया, जो करना है तुम लोगों ने खुद ही करना है। तो फिर एक एक ग्वाला जो है वो टूटना शुरू होता है, और एट द एंड जो पूरी लाइन सेठ के सामने लगी होती है वो वहाँ से निकल जाती है ज़मींदार के सामने। तो रेवोल्यूशन आ गया, उसको सस्टेन जो है आपने खुद ही करना है। चेंज विद इन द सोसाइटी, अगर सोसाइटी उसके लिए मोटिवेट होगी तो चेंज आएगी, अगर सोसाइटी मोटिवेट नहीं हो रही उस चेंज को लाने के लिए या उस चेंज को कायम रखने के लिए तो वो आगे नहीं चल रही। दूसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा इस उनके यहाँ मिलती है, जहाँ पर ये तबकाती कशमकश हमें नज़र आती है, ज़ात पात की कशमकश नज़र आती है, ख़वातीन उनकी फ़िल्म्स का स्पेशल फोकस है। इन तीनों फिल्मों के अंदर जो लीडिंग में अगर हम देखें तो हमें ख़वातीन ही नज़र आती हैं। अच्छा, इसके बाद ज़ुबैदा हो गई, मंडी तो फिर पूरी की पूरी ख़वातीन के ऊपर होगी। उसके साथ एक चीज़ हमें और नज़र आती है कि ख़वातीन वो ख़वातीन जो मार्जिन्स के अंदर हैं, जो अक्सरियत में हैं, शायद वो उनका उस तरह से सब्जेक्ट नहीं है। जो दलित ख़वातीन हैं, जो मुसलमान ख़वातीन हैं, और जो इसकी हैं क्रिश्चियन ख़वातीन हैं, जो प्रेफरी के अंदर हैं, जो मार्जिन के अंदर हैं, वो उनका ज़्यादा फोकस है। और उनकी फिल्में मोस्टली हमें कहानी ही उनकी सुनाती हुई नज़र आती हैं। मंडी जो है वो तो ऑल टुगेदर पूरे का पूरा एक जहान ही ख़वातीन के ऊपर खड़ा है, सारी की सारी उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो बैक प्लॉट्स हैं। और उसके साथ अगर हम देख लें मम्मो को, जो एक मुस्लिम खातून है जो पाकिस्तान आई है हिजरत करके, और उसके बाद उसका शौहर जो है वो मर जाता है। अब वो पिदरसरी समाज के अंदर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, किस तरह के वायलेंस का उसको शिकार होना पड़ता है, और फिर वो मूव कर जाती है दोबारा बम्बई जाके अपनी बहन के साथ रहने के लिए। अब वहाँ पर फिर वीज़ा सिस्टम और सरकार का बहाने लगाना। अच्छा, अब वहाँ पर पैरेलल जो पिदरसरी समाज के अंदर ख़वातीन हैं, एक तो हमें मम्मो की स्टोरी नज़र आ रही है, उसकी बहन की स्टोरी नज़र आ रही है, और तीसरी जो उनके घर काम करने वाली औरत है, हमें उसकी जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी स्टोरी जो है वो नज़र आ रही है। तो ख़वातीन को उन्होंने अपने फोकस के अंदर रखा ज़्यादा, और बाकी जो तबकाती कशमकश है उसके साथ मिलाकर। तो मंडी का तजिया सर अब आप देखें कि क्या है उसको। मंडी तो मेरे ख्याल आगे आएगी, वो 80s की फिल्म है, 83 या 84 की गालिबन, लेकिन उससे पहले 2-3 फिल्में और हैं मेरे ख्याल जिन पे बात करना ज़रूरी है। लेकिन ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि उनकी फ़िल्मों में जहाँ जैसे मैंने कहा, एक तरफ तो वो जो क्लास स्ट्रगल जो है, तबकाती जद्दोजहद, वो बहुत बड़ी वाज़ेह दिखाई गई है कि एक आला तबका कुचले हुए तबकों का कैसे एक्सप्लॉइट करता है, ख़ासतौर पे ख़वातीन का। और आपने ये मिसालें अच्छी दी कि अंकुर में भी वो खातून का, दलित खातून का एक्सप्लॉइटेशन है या इस्तेसाल है। निशांत में भी ये है कि वो एक स्कूल टीचर की बीवी को अगवा कर लिया जाता है, वो भी एक मजलूम खातून के रूप में हमारे सामने आती है। तीसरा आपने, अच्छा, मंडी में भी ये है कि वो समिता पाटिल का जो, मंडी कह रहा हूँ, मंथन का लफ्ज़ी मतलब है चर्निंग, यानी जो आप चलाते हैं, लस्सी बनाते हैं, तो जिस तरह से चर्निंग वो घूमता है, तो वो ये बताना चाहते हैं कि जी माशरे में जब तब्दीली आती है तो पूरा माशरा घूमने लगता है, एक चर्निंग उसमें होती है। और मंथन की कहानी जो है वो ट्रू इवेंट्स पे
है। वैसे तो निशांत की भी जो स्टोरी है वो कम फिक्शनलाइज्ड है, लेकिन वो तारीखी तौर पे बड़े बहुत से वाक़यात उसमें दुरुस्त हैं। मंथन में तो एक्चुअली ये गुजरात में एक मूवमेंट थी मिल्क कोऑपरेटिव की, कि जो मिल्क प्रोड्यूसर्स जो थे वो उनका इस्तेसाल होता था, उनको उनका जायज़ शेयर नहीं मिलता था, तो मिल्क की कोऑपरेटिव्स बनाई गई थी। और जाहिर है कि जो वहाँ के जागीरदार थे उनके लिए खिलाफ ये बात जाती थी, तो उन्होंने उन कोऑपरेटिव्स को तबाह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन वो वहाँ की हुकूमत, जैसे आइन में जो चीज़ें थीं, और वहाँ की हुकूमत ने बाकायदा ये कोशिश की कि किसानों को मुनज़्ज़म किया जाए। तो वो इस तरह से वो मंथन की जो कहानी थी वो एक्चुअल ट्रू वहाँ गुजरात में ये मिल्क कोऑपरेटिव कामयाब हुई, उसके बाद ये पूरे इंडिया में फैल गई। और इस तरह से श्याम बेनेगल की फिल्म ने, और ये क्राउड फंडिंग के जरिए बनाई गई थी फिल्म। यानी शुरू में जब ये गए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये आप काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि फिल्म बनाए, तो उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी। तो वहाँ जो उस कोऑपरेटिव के मेंबर थे, तो कहा जाता है कि उन्होंने, आम लोगों ने जो उस कोऑपरेटिव के मेंबर थे जो कि कई लाख बन चुके थे, तो उन्होंने, किसी ने 1 रुपया, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 10 रुपये दिए, क्राउड फंडिंग की गई, और क्राउड फंडिंग के जरिए वो मंथन फिल्म बनाई गई। और बहुत शानदार फिल्म है। उसमें एक ही गाना है म्यूज़िक का, और वो बहुत बहुत शानदार है। ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उसके बाद एक जो फिल्म है, अगेन वो ख़वातीन के इशू पे बात, उसका नाम है भूमिका, और उसमें समिता पाटिल का मेन लीड कैरेक्टर। भूमिका का मतलब है, आप कह लें, रोल, या जो किरदार निभाया जाता है, जो अदाकार जो किरदार निभाता है, उसको भूमिका कहते हैं। और उसमें एक समिता पाटिल हैं जो कि यंग टीनेज गर्ल के तौर पे उनको दिखाया गया है, और वो गाती हैं, उसको गाने का शौक़ है, और वो उसको एक्सप्लोर करना चाहती है, गायिका बनना चाहती है। और वहाँ पर एक अमूल पालेकर जो कि निस्बतन बड़ी उम्र का आदमी है, वो उसको लेता है और उसको शहर लाता है और उसको इंट्रोड्यूस कराता है। इन शॉर्ट ये कि उसको वो 5-10 साल में एक बड़ी गुलकारा और बड़ी अदाकारा बना देता है। लेकिन इस प्रोसेस में ये होता है कि वो शी गेट्स डिसग्रंटल्ड, के वो जैसे होता है आमतौर पे कि भाई ये जो आदमी मुझे लेकर आया है, तो वो फिर उसका दूसरे अदाकारों से उसके अफेयर चलना शुरू हो जाते हैं। वो अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ देती है। हस्बैंड का ये क्लेम होता है कि जी तुम्हें तो अदाकार मैंने बनाया। अच्छा, यही थीम बाद में सरदारी बेगम में भी रिपीट की गई है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन भूमिका में उसका एक इब्तदाई वो दिखाया गया है। और एंड में फिर ये होता है कि वो, मतलब इन्होंने ये नहीं किया है कि ख़वातीन को हमेशा मजलूम दिखाया है। उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ख़ुद बड़ी गलतियां करती हैं, और गलती करने के चक्कर में वो खुद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती हैं, और एक के बाद एक वो चक्कर में फंसती चली जाती हैं, और उनकी समझ में नहीं आता कि इस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से अब निकलें कैसे। और उसका आगाज़ वहीं पर होता है जहां खुद वो अपने हस्बैंड से डिसग्रंटल्ड होती हैं, यानी उससे नाखुशी कह लें या जो भी कह लें, तो वो फिर दूसरे मर्दों की तरफ जाती हैं, फिर एक मर्द, दूसरा मर्द, तीसरा मर्द, और वो फिर स्पाइरल चलता चला जाता है। और फिर एंड में ये होता है कि वो इतनी इनडिस्क्रिमिनेट या प्रोमिस्क्यूस हो जाती हैं कि कोई भी मिल जाए। जैसे वो, अगर आपको फिल्म याद हो तो उसमें कोई उनको कहीं होटल में अपने शौहर से लड़कर वो होटल के कमरे में चली जाती हैं, वहाँ होटल के बराबर के कमरे में एक जागीरदार गाना सुन रहा होता है, उसके कमरे में चली जाती हैं, वो उनको लेके हवेली चला जाता है, उसके हवेली में रहना शुरू कर देती हैं। और एंड में फिर क्या होता है, एंड में फिर शी हैड टू कॉल, वही उस पहले हस्बैंड को उसको कॉल करके या ख़त लिख के चोरी छुपे बुलाना पड़ता है कि मैं इस मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे आके निकालो। तो वो पहला हस्बैंड जो होता है वो फिर वापस आता है, एंड बाय दैट टाइम शी हैड गॉन थ्रू सो मेनी मैन, वो उनके साथ उसके ताल्लुकात रहे, लेकिन वो सारे एक्सप्लॉइट करते हैं, और एंड में उसको रेस्क्यू करने वाला वही पहला हस्बैंड होता है जो उसको उस गंद से या कीचड़ से निकालता है। तो वो, मतलब ऐसा नहीं है कि श्याम बेनेगल ने सिर्फ ये बताया है कि ख़वातीन का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो खुद गलतियां नहीं करती, उनसे गलतियां होती हैं, और उसको समझने देखने के लिए भूमिका इज़ अ वेरी गुड मूवी। ये मेरा ख्याल है 70, ये 3-4 फिल्में जो है ना क्विक सक्सेशन में। अच्छा, ये इतने अच्छे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर थे कि तकरीबन हर साल एक अच्छी फिल्म निकाल रहे थे। 74 में अंकुर, 75 में निशांत, 76 में मंथन, 77 में भूमिका। उसके बाद 1 साल के वक्फे से फिर एक और इन्होंने फिल्म बनाई, वो भी बहुत आला फिल्म है, और वो फिर पीरियड ड्रामा पे चले आते हैं। 1857 जंग आज़ादी, जुनून। उस पर आप बात करना चाहेंगे, जुनून पर कुछ अगर आपको याद हो तो? बिल्कुल, उसके जुनून के कुछ ग्लिम्सेस मेरे जहन में है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। मौज़ूआत इनके रहे 1857 की जो
इंडिपेंडेंस वॉर है। अगेन उसके अंदर भी अगर जुनून को भी आप देखें तो जो आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं उसके अंदर भी हमें वही सूरत हाल जो है वो नज़र आती है पीरियड ड्रामा के अंदर भी। तो मेरा ख़्याल है कि आगे अगर हम बढ़ें तो मैं थोड़ी सी जुनून पे बात कर लूँ। जुनून मेरा ख्याल है हमें देखना, ख़ास तौर पे तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए ये ज़रूरी इसलिए है कि हमें इस पे फिल्में मिलती नहीं हैं। दो फिल्में जो 1857 की, यानी पैरेलल सिनेमा की अच्छी फिल्म है, वरना तो वैसे तो ये बनाई गई है एक वो मंगल पांडे आमिर खान की, लेकिन वो ज़ाहिर है उसमें कमर्शियल सिनेमा या पॉपुलर सिनेमा का ये होता है कि उसमें हर एक में वो एक लव स्टोरी डाल देते हैं और एक हीरो होता है, वो सारा सत्यानाश कर देते हैं एक तारीखी जो फिल्म अच्छी बन सकती थी। जैसे अशोका पे बनाई इसकी शाहरुख खान की मिसाल के तौर पे बेकार बकवास फिल्म। तो लेकिन ये जो है दो फिल्में, एक तो जैसे वो सत्यजीत रे की है शतरंज के खिलाड़ी, उसमें वो 1856-57 का जो पीरियड दिखाया गया है वो मेरा ख्याल है कि जो तारीख को देखना चाहते हैं वो बहुत कारआमद है। आपको पता लगता है कि व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग एट दैट टाइम जब अवध पे कब्जा किया जा रहा था, ये शतरंज के खिलाड़ी में। और ये जो फिल्म जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ जुनून, अच्छा इसमें हमें पैरेलल सिनेमा के एक और बड़े नाम को नहीं भूलना चाहिए जिन जो थे तो जाने तो जाते हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा के हीरो शशि कपूर जी। उन्होंने पैरेलल सिनेमा की बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस की, यानी उनको फाइनेंस किया। और उसमें जुनून एक वो फिल्म है जिसको डायरेक्ट श्याम बेनेगल ने किया, लेकिन उसकी फंडिंग उसके प्रोड्यूसर जो थे वो शशि कपूर थे। जैसे बाद में उन्होंने 36 चौरंगी लेन भी बनाई, उसको भी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया, कई फिल्में उन्होंने बनाई। तो उनका भी पैरेलल सिनेमा में शशि कपूर का अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इस फिल्म में भी वो ख़वातीन के हवाले से बात करें तो वो जैसे मार्जिनलाइज ख़वातीन के एक्सप्लॉयटेशन को फोकस, उसमें उन्होंने एक क्रिश्चियन खातून जो कि क्रिश्चियन मिशनरी की बेटी है और इंडिया में आके रह रही है, वहाँ पर अचानक जो है वो ये 1857 की जंग आज़ादी शुरू हो जाती है। शशि कपूर जावेद खान नाम के एक फाइटर हैं जो कि वहाँ पर ज़ाहिर है जो जब चूँकि बगावत हो गई, म्यूटिनी हो गई, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो शामिल हो गए और वो अंग्रेज़ों को पकड़ पकड़ के मारने लगे। तो उसमें बहुत से ऐसे ख़ानदान भी थे अंग्रेज़ों के जो कि फ़ौजी नहीं थे, आम लोग थे। तो उसमें ये नफीसा अली उसमें उन्होंने उसमें वो उस वज़ायर नौजवान थी अब तो, लेकिन वो मिस इंडिया भी रह चुकी, तो उनका मेन कैरेक्टर है। तो ये जो शशि कपूर है ही स्टार्ट्स लस्टिंग आफ्टर दैट वुमन, चूँकि क्रिश्चियन है वो, तो वो क्या करते हैं कि जब हमला होता है और सारे उनके पूरे ख़ानदान को मार दिया जाता है, ज़्यादातर ख़ानदान को, औरतों को स्पेयर कर दिया जाता है। तो उसमें ये नफीसा अली को ये एक्चुअली एब्डक्शन ही कहा जाएगा कि अगवा करके ले आते हैं और अपने घर पे रखते हैं शशि कपूर। लेकिन वो पूरे पीरियड ड्रामा को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फिल्माया है। ये 1979 की फिल्म है जुनून। उसके बाद जो अगली फिल्म मंडी से पहले जिस पर मैं चाहूँगा शायद अगर आप बात करें, अगर आपको याद हो तो कलयुग। नहीं सर वो नहीं मिला। अच्छा, कलयुग फिल्म 81 की गालिबन फिल्म है, ये मंडी शायद 83 की है। कलयुग फिल्म में बिल्कुल इनका एक ट्रेंड बदल जाता है। कलयुग ये युग जो है वो जैसे अब हिंदू मिथोलॉजी में युग होते हैं, तो आजकल का दौर जो है वो कलयुग, सतयुग का मतलब होता है अच्छाई का दौर, अच्छा दौर, कलयुग जो है वो बुराई का दौर। तो हम कलयुग से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो वो कलयुग में उन्होंने एक अगेन वही एक्सप्लॉयटेशन, चूँकि वो बुनियादी तौर पे श्याम बेनेगल जो थे वो उनकी सोशलिस्ट ओरिएंटेशन थी और सरमायादारी और कैपिटलिज्म के बहुत शदीद खिलाफ थे, तो उन्होंने एक सरमायादार घराने को डिपिक्ट किया है। और महाभारत के पैटर्न पे उन्होंने महाभारत की जो लड़ाई थी कज़न्स की, उस कज़न्स की लड़ाई को उन्होंने 1980s के हिंदुस्तान पे फिट किया है, जिसमें दो ख़ानदान हैं जो एक दूसरे के कज़न हैं और वो बिजनेस एम्पायर चला रहे हैं। और वो अपनी बिजनेस यानी बज़ाहिर मिलते हैं क्योंकि वो कज़न्स हैं, लेकिन चूंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, तो वो उस बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक आगे जाते हैं उसको समझने के लिए कलयुग बहुत एक शानदार फिल्म है कलयुग। और उसमें रेखा हैं, वो अनंतनाग हैं, और हत्ता कि वो कत्ल करने और अपने कज़न्स को मारने से भी गुरेज नहीं करते। इट्स अ ब्रिलियंटली डायरेक्टेड मूवी और मैं उसको कई बार देख चुका हूँ। जो मैं इनको कलयुग को श्याम बेनेगल की बेहतरीन, वैसे तो सारी ही अच्छी हैं, लेकिन यानी अगर आप ए और बी में रखें तो ये A+ में कलयुग आएगी। अब आप मंडी पे थोड़ी बात कर लें। मंडी ऑब्वियस है कि गुलाम अब्बास का अफसाना
आनंदी जो है उसके ऊपर बनाई गई है। और जितना शानदार अफसाना है गालबन फिल्म ने उसके साथ बिल्कुल इंसाफ किया है, बल्कि उसको बेहतर एड इन जो आप कह सकते हैं कि हमारी मेमोरीज़ के अंदर शायद आनंदी इतने उसके साथ नहीं है जितना उसके साथ है। अच्छा, फिर अगेन ख़वातीन का किरदार ही अगर हम देखें तो हमेशा से तवाइफ जो है वो हमारे कल्चर के अंदर या हमारे लिटरेचर के अंदर उसकी एक मखसूस जो है वो जगह जो है वो रही है। अच्छा, हाँ, मंटो साहब जो थे उन्होंने तो कहा ही उन्हें जाता है कि उन्होंने सही इनका अलमिया जो है वो लिखा है। तो वहाँ भी हमें मंडी के अंदर तो सिर्फ मंडी की कहानी नहीं मिलती, उसमें जितने भी करैक्टर्स हैं उन सब की कोई ना कोई कहानी, उन सब का कोई ना कोई डायलेमा जो है, उनका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें मिलता है। आपने महाभारत की बात की, मैं आजकल देख भी रहा हूँ, 40वीं किस्त पर पहुँच गया हूँ। कोई करैक्टर ऐसा नहीं है जिसका कोई डायलेमा ना हो महाभारत के अंदर, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें ये लगे कि नहीं यार ये तो एक फेक सा बनाया हुआ है, इससे निकल भी सकता है। अगर हम खुद उस सिचुएशन में जाके देखें तो लगता है एज अ स्टोरी टेलर कि आप नहीं निकल सकते। अच्छा, मंडी के अंदर जो ख़वातीन हैं उनके सब के साथ भी यही ना यही प्रॉब्लम जो है वो चलती आ रही है और चलती जा रही है। जो शबाना का किरदार है, जो पूरी मंडी का जो लीड रोल है, अच्छा, उसके कुछ अपने फियर्स भी हैं, उसकी कुछ अपने बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो भी हैं, और उसकी जो अपने जो उसके साथ लोग काम कर रहे हैं, जो लड़कियां काम कर रही हैं, उसके साथ उसकी कुछ हमदर्दियां हैं, वो उनको भी साथ लेके जो है वो चल रही है। अच्छा, मीनवाइल जो नसीरुद्दीन शाह ने उसमें किरदार किया है घुंघरू का, वो कुछ अर्सा पहले लाहौर में काम करते हुए एज अ जर्नलिस्ट तो डिस्कवर ये हुआ था कि जो मेल चाइल्ड हैं रेड लाइट एरिया के अंदर, उनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, ना उनकी सेहत के ऊपर, ना उनकी एजुकेशन के ऊपर, ना दूसरी चीज़ों के ऊपर। तब एक NGO इसके ऊपर काम कर रही थी, उसके साथ हम कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे। एट दैट टाइम घुंघरू का जो किरदार था वो काफ़ी समझने का मौका मिला कि ये किरदार जो है, अगर ख़वातीन इसके अंदर मार्जिनलाइज हैं सोसाइटी के अंदर, तो यहाँ पर जो मेल चाइल्ड है, जो लड़का है, वो भी तो मार्जिनलाइज हुआ है, और वो मार्जिनलाइज तबके के हाथों ही मार्जिनलाइज हुआ है। एक तबका जो मार्जिनलाइज है उसने आके एक और तबके को जो है वो मार्जिनलाइज कर दिया गया है। तो इस के अंदर अगर हम मंडी के अंदर देखें तो जितनी लेयर्स कम्युनिकेशन की या जितनी मैसेजेस उसके अंदर हैं, फिर जिस तरह से शहर आबाद होता है उसके अंदर रिलीजन अपना एक रोल प्ले कर रहा है, पॉलिटिक्स अपना एक रोल प्ले कर रही है, जो वर्किंग क्लास आ रही है उसके अपने कुछ मसाइल हैं, उनकी अपनी कुछ औरतों के साथ सेटिंग्स जो हैं वो बैठ रही हैं। तो बहुत लेयर्स हैं उसके अंदर, पूरे के पूरा एक समाज जो है हमें नज़र आता है इंटरेक्ट करता हुआ एक 2-2.5 घंटे की फिल्म के अंदर। जैसे इन्होंने कहा कि मंडी जो है वो गुलाम अब्बास के अफसाने आनंदी पर मबनी है, और मुख्तसर इन्होंने कहानी भी बता दी कि एक रेड लाइट एरिया है जिस पर एतराज़ शुरू हो जाता है कि ये हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं, तो वो टाउन कमेटी को मजबूर किया जाता है कि रिलोकेट कर दें। वो रेड लाइट एरिया को ज़बरदस्ती जो है वो एक दूर दराज इलाके में मुंतकिल कर दिया जाता है। जब वो दूर दराज इलाके में मुंतकिल हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है क्लाइंट्स वहाँ आना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर एक बस्ती बस जाती है। तो 10-20 साल बाद उसी बस्ती के लोग जो आबाद हुए वो कहते हैं कि यहाँ से भी इसको हटाया जाए, जबकि वो बस्ती बसाने में उन्हीं ख़वातीन का किरदार था जो निकाली गई थी पहले। लेकिन अगेन बहुत बहुत अच्छी तरह से उसकी जो प्रोडक्शन है। अच्छा, उसी ज़माने में आसपास मेरे ख्याल 85 इनकी एक और फिल्म है त्रिकाल। जी त्रिकाल, जैसे अभी मैंने कहा ना कि वो त्रिकाल तो दौर हो गया ना, समझ लें। काल क्या, त्रिकाल 3 दौर होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो वो त्रिकाल उन्होंने एक फिल्म बनाई है जो गोवा के पस मंज़र में, अगेन वो पीरियड ड्रामा है। हम ये जानते हैं कि गोवा जो है ये पोर्चुगीज़ कॉलोनी था मेरे ख्याल 1960-61 तक। तो वो गोवा के एक क्रिश्चियन हैं, ज़ाहिर रोमन कैथलिक,
वो नसीरुद्दीन शाह उसका मेन कैरेक्टर है, वो बड़े अरसे बाद वापस आते हैं और वो तीनों काल को याद करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, और एक वो फैमिली है, पहले वो वहाँ गोवा में क्रिश्चियंस कैसे रहा करते थे, और फिर पोर्चुगीज़ का आने का थोड़ा सा पस मंज़र बताया गया है, उनके क्या इश्यूज थे। तो वो क्रिश्चियन एक फैमिली की 3 जनरेशन्स को वो रिकॉल करते हैं, क्योंकि जब वो वापस आए हैं वहाँ पर तो 30-40 साल गुजर चुके हैं, और वो घर जिसमें वो थे, जहाँ उनका बचपन गुजरा, वो ज़ाहिर है अब एक बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है, मखदूश कंडीशन में है, घर टूट रहा है सारा। लेकिन वो पूरा गोवा की सूरत हाल को समझने के लिए कि गोवा में क्रिश्चियंस कैसे रहते थे, क्या मसाइल थे, पोर्चुगीज़ कॉलोनी कैसी थी, कैसे वो सारा आपको तारीख़ का को समझने में उनकी, ये श्याम बेनेगल की ख़ास बात है कि तारीख़ को समझने के लिए, और ये तकरीबन तमाम ही अच्छी फ़िल्मों पे लागू होती है ये बात कि ख़ास पीरियड को समझने के लिए वो फिल्में हमारी बहुत मदद करती हैं। तो त्रिकाल, अच्छा त्रिकाल के बाद एक और फिल्म मेरे जहन में आ रही है, शायद आप उस पर बात करना चाहें, वो भी 80s की थी, आरोहन। अच्छा, त्रिकाल पे थोड़ी जी आप बात करें। मैं बात रखना चाहूँगा सर। त्रिकाल के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल की हैं, स्पेशली जब वो जो डोना है, उसकी जो प्रोटैगनिस्ट है, जब भी वो डोना मारिया, उसको जब भी कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो वो अपने शौहर की जो आत्मा है उसको बुलाने की कोशिश करती है। अच्छा, वो अपने पास्ट में कहीं फंसी हुई है कि पास्ट से वो अपने प्रेजेंट को जो है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, होता ये है कि हर दफ़ा उस बंदे की आत्मा आ जाती है जिसको उसके नाने ने सर कलम करवा कर पुर्तगीजियों के हवाले किया होता है, और वो उससे इंतकाम लेना चाह रहा है। अच्छा, ये बहुत ही सटल पॉइंट है कि वो कह भी रही है कि मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे नाने ने किया था और वो बड़ा अच्छा इंसान था, ये तुम मुझे क्यों हर दफ़ा सुनाने के लिए आ जाते हो। लेकिन वो पास्ट का एक बर्डन है जो अगली नस्ल तक जो है वो मुंतकिल हुआ है, और वो उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। ये पहला काल और दूसरा काल यहाँ पर हमें ब्रिज करते हुए उनके यहाँ नज़र आते हैं। अगेन वो जो आपने बात उसकी की 1857 की जंग जुनून की, और उसमें जो ईसाई ख़वातीन हैं उसके हवाले से, तो ये पूरी फैमिली क्रिश्चियन फैमिली है। अच्छा, वो ख़ुद जो उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया वो उसमें कहते हैं कि 84 के करीब ही सईद अख्तर मिर्ज़ा की आई थी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। गोवा की एक फैमिली थी जो बम्बई सेटल है, एल्बर्ट पिंटो की फैमिली जो है। तो वो कहते हैं कि इससे पहले इंडियन सिनेमा के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम में उनकी डिपिक्शन है तो इस तरह से है कि वो हैप्पी गो टाइप जो हैं वो आदमी हैं जो शराब बेपना पीते हैं, जोक सुनाते हैं, हंसते रहते हैं। मुझे याद है कि अगर आप पॉपुलर सिनेमा में वो एक इंडियन एक्टर होते थे, थोड़ा सा पेट उनका निकला हुआ था, वो अक्सर क्रिश्चियंस के करैक्टर ही करते, शायद डेविड। अच्छा, डेविड के अलावा एक और थे, वो हंसते रहते थे या जोक सुनाते रहते थे या शराब पीते रहते थे। डॉन के अंदर भी उनका इस तरह का एक करैक्टर है। इसके अलावा वो कहते हैं कि सईद अख्तर मिर्ज़ा के बाद मैंने कोशिश की कि जो एक क्रिश्चियन फैमिली है उसका रहन सहन कैसा है, उसका कल्चर क्या है, वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रही है, उसको मेन स्ट्रीम पर्दे के ऊपर जो है वो मैं पेश कर सकूं। और इसमें वो बड़ी हद तक जो है वो हमें कामयाब नज़र आते हैं। अगेन एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ख़वातीन की उसी जगह पर है। उस घर में जो उसकी नाजायज़ बेटी है जो उन्होंने पाली हुई है, जिसके बारे में वो निशान आखिर पे उसका डायलॉग है कि वो एक ख़ानदान में दुधेल जानवर की तरह उसको ब्रॉट अप किया गया था कि जो भी है उसका दूध जो है वो लेकर जो है वो चला जाए। तो आखिर में उसका एक बच्चा जो कहता है कि वो शायद मेरा बच्चा है, वो एक्सप्लॉयटेशन की एक किस्म है। अच्छा, फिर दूसरी एक्सप्लॉयटेशन जो है जिससे वो मोहब्बत करता है लड़की, उसकी शादी फिर किसी और से होने लगती है, लेकिन वो फिर जो है वो भाग जाती है। अच्छा, एक पास्ट और प्रेजेंट का लिंक ये बनता है। फिर अगली जनरेशन जो आती है वो गोवा की आज़ादी के बाद जिस आज़ादी के लिए उसने स्ट्रगल की होती है, वो उस शहर को छोड़ के, उस आज़ादी को छोड़ के, उस नेशन स्टेट को छोड़ के वापस जाके पुर्तगाल आबाद हो जाती है,
और फिर जब वो बूढ़ी होती है तो फिर वो वापस रिटर्न करती है, वही हवेली दोबारा ख़रीद लेती है कि हमने पुर्तगाल आके जो है वो रहना है। तो इस तरह से वो तीनों के तीन जो हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीन के तीन काल जो हैं वो उसको बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने क्लिप किया हुआ है, जो एज आ स्क्रीन प्ले राइटर मैं समझता हूँ कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है इतने फ़िलोसॉफ़िकल चीज़ों को एक सादा सी कहानी के अंदर इस तरह से बयान कर देना और उनके मीनिंग्स जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहें। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आगे आप मैं तो चाहूँगा कि उनका जो एक और बड़ा काम था, क्योंकि टाइम कम है, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की जो सेकुलर थ्रेड्स हैं जो आगे जाकर बिखरना शुरू होते हैं, स्पेशली बीजेपी के आने के बाद। अच्छा, उसमें महाभारत और रामायण जो है इसका स्क्रीन के ऊपर एज अ सीरियल जो है वो चलना, जिसके ऊपर खशवंत सिंह ने द एंड ऑफ इंडिया में भी लिखा था कि एक सेकुलर रियासत को इस तरह के प्लेस जो थे वो नहीं चलाने चाहिए थे, क्योंकि इससे आपने एक तबके को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और दूसरे तबके को आपने बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज कर दिया। वो ये कहते थे कि इस तरह के प्लेस चलाने का मकसद ये है कि वो सेकुलर इंडिया जिसकी बुनियाद कांग्रेस ने, नेहरू जी ने रखी थी, उसका जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा, जिसको वो एंड ऑफ इंडिया कहते थे कि अगर यही सूरत हाल रही। अच्छा, इन्होंने भी, श्याम बेनेगल ने उसके अंदर भी एक कंट्रीब्यूशन किया कि इन्होंने हिंदुस्तान एक खोज सीरियल जो था दूरदर्शन के लिए वो इन्होंने किया, और वो अगेन नेहरू की जो किताब है भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज के उन्वान से उन्होंने किया। अच्छा, वो कहते हैं कि रेटिंग के हिसाब से शायद ये उसके बराबर नहीं गया रामायण के मुताबिक और महाभारत के मुताबिक, लेकिन जैसे जैसे उसकी वो बार बार होती है, एयर किया जाता है उसको, तो वो हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऑडियंस जो है वो अपने साथ जो है वो ले लेता है। तो ये जो सेकुलर और एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर जो इनका सिनेमा है, उस हवाले से ज़रा आप देखें इसको। ये आपने अच्छी याद दिलाया कि उनका, श्याम बेनेगल का कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ फीचर फिल्म्स या पैरेलल सिनेमा का नहीं था, वो एक इंडियन नेशनलिस्ट भी थे और उनकी एसोसिएशन जो है वो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से अच्छी खासी थी। तो कई फिल्में उन्होंने, यानी जैसे अभी हमने जुनून का कहा, वो 1857 की जंग आज़ादी पर थी। उसके अलावा मेकिंग ऑफ द महात्मा जो 90s की फिल्म है, मेरे ख्याल है 92 या 93 में बनाई है उन्होंने, उसमें मेकिंग ऑफ द महात्मा में श्याम बेनेगल ने 1890 से शुरू किया है। 1890 में जब गांधी साउथ अफ्रीका गए और वहाँ उन्होंने जो 20-25 साल गुजारे इंडिया वापस आने से पहले, वो जो पूरी स्ट्रगल है उसको फोकस किया है। यानी अगर आपने गांधी देखी है, एटनबरा की फिल्म 1980s की, तो उसमें तो गांधी की पूरी एक, वो तो बायोपिक है ना, पूरी लाइफ को कवर किया गया है। उसमें साउथ अफ्रीका का जिक्र बहुत कम है, लेकिन ये उसका एक तरह से आप प्रीक्वल समझ सकते हैं कि अगर आपको गांधी को समझना है तो गांधी अगर आपने एक दफ़ा देखी तो ज़ाहिर है वो बार बार देखने वाली फिल्म है, लेकिन अगर आपने गांधी देखी और मेकिंग ऑफ द महात्मा नहीं देखी तो आपको पहले मेकिंग ऑफ द महात्मा देखनी चाहिए, ताकि वो 25 साल का पीरियड जो उनका साउथ अफ्रीका में था, जिसको श्याम बेनेगल ने रिक्रिएट किया है बहुत अच्छी तरह से, वो देखें और फिर गांधी देखें। तो ये अच्छा, फिर बोस के बारे में उन्होंने फिल्म बनाई है और ये भारत एक खोज, मेरा ख्याल है 50 या 52 उसकी किस्तें चली, और वो पूरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है नेहरू की, उसके एक एक चैप्टर को लेके उन्होंने ड्रामाटाइज किया है। और वो उनका सेकुलर कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो जो आपने दुरुस्त कहा कि महाभारत जो ये कांग्रेस जैसी हुकूमत जो है वो उसने बुनियाद परस्ती भी फैलाने में किरदार अदा किया, और ये मेरे ख्याल है राजीव गांधी का दौर था 87 से 89 तक शायद वो महाभारत, मेरा उस दौरान में इंडिया भी 1-2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं देखता था कि मतलब वो जो कहा जाता ना कि सड़कें सुनी हो जाती थी और लोग कम्युनिटी वॉच बना दिया उसको, हाँ, पूरा और लोग जमा होके देखा करते थे, और वो भी उसकी बहुत, यानी बरसों, वो 2-3 साल वो चलता रहा। और एक थ्योरी ये है कि हिंदू नेशनलिज्म जो आया इंडिया में, जिसने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, उसकी बुनियाद खुद कांग्रेस नहीं रखी। इस किस्म के टीवी ड्रामे दिखा के, यानी आप जहन साजी कर रहे होते ना, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मीडिया को इस्लामाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, अभी तक किया जा रहा है। आप ट्रांसमिशंस देख लें, रमज़ान की ट्रांसमिशंस देख लें, दूसरी जो ट्रांसमिशंस होती हैं, उस सब में यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मजहबियत यानी रिलीजियोसिटी लोगों में डालते हैं मीडिया के ज़रिए।
तो ये इनका ये कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है। मेरा ख्याल है हम 1 घंटे से ज़्यादा बोल चुके हैं। बहुत सारी फिल्मों पे बात की जा सकती है। आरोहण एक ऐसी फिल्म थी जिस पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें तो उन्होंने पूरा एक नक्सलाइट मूवमेंट जो थी उसके पस मंज़र में उन्होंने बताया है। और वो फिल्म शुरू होती है इससे कि जो उसके मेन किरदार हैं ओमपुरी, वो ऑडियंस से बराह रास्त बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे जो डायरेक्टर हैं श्याम बेनेगल, वो कहते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पस मंज़र में बता दूं कि हमारे यहाँ जो आइन के तहत जो कहा गया 1950s में कि जागीरदारी और ज़मींदारी ख़त्म कर दी गई है, वो पेपर पे तो रही। ये पाकिस्तान में भी अक्सर कहा जाता है ना कि वहाँ ज़मींदारी ख़त्म कर दी गई। वो फिल्म ये समझने में मदद करती है कि ये ऐलानात जो हैं वो क्यों काम नहीं करते। पाकिस्तान में भी ऐलान किया गया कि ज़मींदारी या जागीरदारी ख़त्म कर दी, लेकिन नहीं होता, फिर वो बेनामी आ जाते हैं। तो ये बेनामी सिस्टम कैसे काम करता है, ये पूरा उन्होंने आरोहण फिल्म में एक्सपोज किया है। और अगेन ये फिल्म भी ऑनलाइन यूट्यूब पर मौजूद है। मेरा ख्याल है अब हम इसको वरना अगर हम बातें करें तो मज़ीद इनकी 10-20 फिल्मों पे बात कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ऑडियंस थोड़ा सा इन्वॉल्व हो और जो सवालात हैं वो आएँ ताकि हम इस पे मज़ीद बात कर सकें। तो द फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस। शुक्रिया। अच्छा, आपने जिक्र किया जैसे मतलब आनंदी नावल चूँकि मैंने पढ़ा है, तो ये मतलब वाकई ऐसा एक करने वाली बात ही है कि भाई आप जो मॉरल ग्राउंड्स बनाए जाते हैं कि भाई जो तवाइफ है उसकी वजह से शहर का जो इखलाक बर्बाद होता है, या जो प्रीस्टहुड कहीं का भी हो, वो मतलब चर्च से रिलेटेड हो या इस्लाम से या हिंदुज़म से, तो वो ये खुद दिखाते हैं कि शायद इखलाकियात जो है वो शहर की बर्बाद हो रही है, इसलिए जो मंडी है उसको यहाँ से बाहर निकाले। लेकिन बुनियादी तौर पर तो वही जो है उस शहर की परवरिश कर रही होती है, या शहर उससे बनता है और फिर आगे। क्योंकि वो मुझे याद है कि जैसे गुलाम अब्बास उसमें लिखते हैं कि वो बिल्कुल एक उजाड़ और बयाबान जगह पे जाते हैं, और उसमें बड़ा मज़े से वो लिखता है कि भाई जब वो आए हैं तो सबसे पहले वो मिठाई वाला आ गया है, कोई छोटा सा होटल बन गया है, फिर एक पान वाला आया, फिर साथ एक मुल्ला भी आ गया, उसने कोई 2 ठीकरियाँ रखी हैं और उसको वो चंदा शुरू हो गया है। जी एग्जैक्टली। तो मतलब ये पैरेलल जो मीडिया आज कहाँ गया है, मतलब हमें तो तीसरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता कि भाई क्या आज ज़रूरत ख़त्म हो गई है, या शायद सरमायादारी जो है वो सिर्फ हमें तालिबान दिखाना चाहती है। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर हम सिर्फ सिनेमा के हवाले से देखें तो बहुत बदल गई हैं। रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी पैरेलल फिल्में जो हैं वो आई हैं। रात मैं एक फ़िल्म देख रहा था जो बरतानिया की तरफ से इंटरनेशनल मूवी के तौर पर ऑस्कर में जो है वो पेश की गई है। नाम मेरे जहन से निकल गया, अगर आता तो बताता हूँ। चंद एक बड़ी जो सरमायादार कंपनीज़ हैं उनका एक किस्म का जो है वो टेक ओवर हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हमें सोशल मीडिया के ऊपर वही कंपनीज़ नज़र आ रही हैं जो ऑलरेडी हमारे लिए अब अखबार भी बना रही हैं, हमारे लिए टीवी चैनल भी बना रही हैं, हमारे लिए रेडियो जो है एफएम जो है वो भी चला रही हैं। सिर्फ यही नहीं कर रही, वो हमारे लिए प्रॉपर्टी की फ़ाइल्स भी बना रही हैं। उसी फाइल्स का पैसा इकट्ठा करके वो नेशनल एयरलाइंस जो है उनको उसको ख़रीदना भी चाह रही हैं। ठीक है, अब वो हमारा जैसे उसके बारे में कहा जाता है ना, अंबानी के बारे में, कि घर के साबुन से लेकर स्क्रीन तक आपने क्या देखना है, आपने क्या पहनना है, आपने कहाँ खाना खाना है, ये सारा कुछ अंबानी साहब जो हैं वो इसका फ़ैसला करते हैं। तो तब भी प्रॉब्लम, अगर हम श्याम बेनेगल का पीरियड देखें तो जब तक फ़िल्म के लिए फाइनेंस जो है सरकार की तरफ से अरेंज नहीं की गई, और तब तक स्टूडियो सिस्टम्स जो थे उन्होंने पैरेलल सिनेमा को या इस तरह की फ़िल्में जिसके अंदर कोई मैसेज था, जो समाज सुधार के ऊपर थी, उसको उन्होंने आगे नहीं आने दिया। अच्छा, अब अगर ऐसी फिल्में बनती हैं तो उसका वो हम तक क्यों नहीं पहुंचती? उसका एक वजह ये है कि अब यशराज फिल्म का बैनर आ गया, बहुत बड़ा बैनर है। इसके अलावा और 2-3 इंडिया के अंदर जो बैनर्स काम कर रहे हैं वो भी अंबानी साहब के हैं। 20th सेंचुरी फॉक्स सर्चलाइट जो है वो भी अब वहाँ पे काम कर रहा है, स्टार ग्रुप या जी ग्रुप जो काम कर रहा है। जितनी भी अब इनकी फिल्में रिलीज़ होती हैं, वही फिल्मों के जो लोग हैं
सोशल मीडिया के ऊपर उन्हीं के शोज़ हो रहे हैं। कपिल शर्मा के अंदर वही जो है वो आ रहे हैं अपनी फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए। तो ये टोटल एक हम कह लें कि सरमायादारी का ना एक अजीब तरह का कू हो चुका है, जिसमें अब हमें जो पैरेलल या छोटी छोटी आवाज़ें थी वो भी जो है वो सुनाई जो है वो नहीं देती। दूसरा अब ये प्रॉब्लम हो गया है कि जैसे जैसे बड़ा श्याम बेनेगल की फ़िल्मों में सर आप देखें या 80s की फ़िल्मों में देखें, अब गुलजार साहब की फ़िल्में देखें, वहाँ पर आपको कहानी डोमिनेट करती हुई नज़र आती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो गया है कि विजुअल जो है उसमें जितनी तरक्की हुई, इम्प्रूवमेंट आई, VFX आ गए, उसके अलावा कैमरास अच्छे हो गए, एक्शन का जो थ्रेड था वो अच्छा हो गया, उससे ये हुआ है कि अब जो विजुअल है उसने कहानी को कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब सिनेमा के अंदर हमें कहानी नज़र नहीं आती, हमें विजुअल ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है। इस तरह के स्टंट हमें जो हम शायद ख्वाब में भी ना सोच सके, वो हमें स्क्रीन पर वो स्टंट अब नज़र आ रहे हैं होते हुए। तो उसमें कहानी कहीं बहुत दूर रह गई है। उसके अंदर फिर जो तमिल साइड से जो फिल्म उनकी आई है उसके अंदर तो जो स्टंट हैं और जो उसका स्केल है, जो उसकी डिज़ाइनिंग है, वो शायद अब उसके ऊपर कहानी कुर्बान हो चुकी है, उसके ऊपर मैसेजिंग कुर्बान हो चुकी है। उसके अंदर अब यही बचा है कि जो स्टेट या मुक्तदरा हल्के आपको जो देना चाह रहे हैं बयानियाँ, अब वो वही आप उससे लेकर उठेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल मैं 2-3 फिल्मों का इंडिया की, ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो ऐसा बन नहीं रहा, शायद आपको पता हो, बन रहा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया की 2-3 फिल्मों का मैं नाम लूँगा जो जिसको पैरेलल आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे लापता लेडीज़ अभी एक रिसेंटली फिल्म आई है, अवेलेबल है, देखें, बहुत अच्छी फिल्म है। आमिर खान ने कई एक अच्छी फिल्में बनाई है जिनको पैरेलल सिनेमा कहा जा सकता है। दंगल एक अच्छी फिल्म थी, तारे ज़मीन पे एक अच्छी फिल्म थी, और 3 इडियट्स ज़रा वो लंबी कर दी है, उसमें तो कुछ बकवास डाल दी है, लेकिन ओवरऑल उसका मेन थीम अच्छा था। उसको थोड़ा सा अगर ये इनका मसला ये है कि कमर्शियल वाले जब इसमें आते हैं पैरेलल में तो उसमें मसाला डालने की कोशिश करते हैं जिससे अच्छी खासी फिल्म का ख़राबा हो जाता है, जिसमें 3 इडियट भी शामिल है। अदरवाइज़ इट वाज अ गुड मूवी अगर ये 2 घंटे में ख़त्म कर देते। तो इस अभी आजकल एक पंचायत के नाम से एक चल रही है सीरीज़, बहुत अच्छी है वो, बड़ा यानी सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ाने में उसका रोल है। और कोई सवाल ऑडियंस से अगर है तो? जी, कमर्शियल मूवीज़ और पैरेलल और आर्ट मूवीज़ जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिकॉज आर्ट मूवीज़ जो है वी थिंक डू नॉट सक्सीड कमर्शियली में भी, और दे डू नॉट प्रॉफिट उस तरह जिस तरह कमर्शियल मूवीज़, क्योंकि उनका एम ही जो है वो पैसे बनाना है। तो आपके ख़्याल में जो श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर्स थे, जब इन्होंने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स उठाए लाइक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, तो ये भी एक तरीका नहीं था टू गेन मोर ऑडियंस, कमर्शलाइजेशन इन अ वे? देखिए, ऑडियंस तो चाहते हैं, जाहिर है ना, और ऑडियंस तो हर कोई चाहता है, लिखने वाला भी रीडरशिप चाहता है। तो ये जाहिर है श्याम बेनेगल या सत्यजीत जो पैरेलल सिनेमा बनाने वाले वो सब ऑडियंस चाहते थे, लेकिन प्राइमरी पर्पस जो था वो पैसा नहीं था, वो प्रॉफिट नहीं था, व्यूवरशिप थी। तो ऑडियंस तो उनको मिला, उतना नहीं मिला, यानी बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई ये फिल्में। कुछ हो भी गई, कभी ऐसा नहीं है कि पैरेलल सिनेमा की फिल्में पैसा नहीं कमाती। बाज़ फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने पैसा भी कमाया, कमर्शियली हिट भी हुई। मैं मिसालें दे सकता हूँ, जैसे बिमल रॉय की पुरानी जो फिल्में हैं, गुरुदत्त की फिल्में, गुरुदत्त की प्यासा फिल्म जो है वो कमर्शियली मतलब उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। साहब बीबी और गुलाम एक कामयाब फिल्म थी। गाइड एक फिल्म है जो आर के नारायण की कहानी पर बनाई गई, गाइड, मुसाफिर जाएगा कहाँ, 1964 की फिल्म है, उसने अच्छा पैसा। तो मतलब पैरेलल सिनेमा की भी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कामयाब। बाज़ार 1984 की गालिबन फिल्म है, सागर सरहदी की, उन्होंने बाज़ार बनाई और बाज़ार में उन्होंने बहुत अच्छे गज़लें भी डाली हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि पैरेलल सिनेमा में गाने नहीं होते, लेकिन बाज़ार में आप देखें उन्होंने मीर की गज़ल दिखाई दी है, यूं के बेखुद किया, और वो मखदूम की फिर छिड़ी रात बाद फूलों की, इतने अच्छे उसमें उन्होंने गाने दिए हैं बाज़ार फिल्म के अंदर, कि बहुत अच्छे लगते हैं। और वो कामयाब भी हुई, उसने पैसा भी बहुत कमाया। तो व्यूवरशिप वो चाहते, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन ही फ़र्क नहीं है। जब हम ये कहते हैं ना कि पैरेलल सिनेमा या आर्ट फिल्में जो हैं वो सोशल इश्यूज़ पे बात करती हैं, तो सोशल इश्यूज़ पे तो कमर्शियल सिनेमा भी बात करता है। अमिताभ बच्चन की फिल्में, वो एंग्री यंग मैन की आपने बात की, अमिताभ की वो सारा जुल्म से लड़ रहा है, लेकिन वो उसको हम क्यों पैरेलल सिनेमा नहीं कहते?
अमिताभ भी जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है बहुत सी फिल्मों में, लेकिन पैरेलल सिनेमा का मसला ये है कि वो इट रिवॉल्व्स अराउंड अ हीरो। उसमें एक हीरो है जो कि एक माफूकुल फितरत ताकत का हामिल है, अमिताभ बच्चन जैसा, और वो बदमाशों को भी मारता है, विलन को भी मारता है, और अपनी हीरोइन को रेस्क्यू भी करता है। जो रियलिस्ट सिनेमा है उसमें इस किस्म की खराफत आपको नहीं मिलेगी, उसमें कोई हीरो नहीं है। ये तमाम फिल्में जो हैं हमारी आप देख लें, इसमें कोई हीरो नहीं है कि जिसको आप वो बतलाएं कि जी ये जो है वो ऐसा हीरो है कि जो सबको मारता है और जुल्म के खिलाफ लड़ता है, लेकिन वो एक इट रिवॉल्व, अमिताभ की फिल्में एक बंदे के गिर्द घूमती हैं। पैरेलल सिनेमा एक हीरो या हीरोइन के गिर्द नहीं घूमता, जैसे सोसाइटी है, माशरा हीरो के गिर्द नहीं घूमता, ना घूमना चाहिए। तो ये भी एक फ़र्क है जो हमें जहन में रखना चाहिए। और फिर मज़ीद ये कि पैरेलल सिनेमा में आइटम सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स लाजमी हैं, उसमें गाने हों किसी भी तरह से। पैरेलल में आप आई थिंक यू मीन कमर्शियल हाँ, कमर्शियल कमर्शियल में या जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है या पॉपुलर सिनेमा है उसमें गाने और डांस एंड सॉन्ग आइटम्स डाल दिए जाते हैं। पैरेलल सिनेमा में आमतौर पर ये नहीं किया जाता। जहाँ पर गाने डाले जाते हैं वो नैरेटिव को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बाजार की मिसाल दी, या मंथन का एक गाना है, इक्का दुक्का गाना, या साहबी भी और गुलाम में जो गाने हैं वो सारे मेन नैरेटिव को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अच्छी तरह से। तो सवाल आपका अच्छा था। थोड़ा सा ऐड इन में नहीं, वो आपने समझा दिया। इसमें थोड़ा सा ऐड इन करना चाहूँगा। जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में भी श्याम बेनेगल का जो फ़िलॉसफ़ी है कमर्शियल सिनेमा की, कि वो जो 9 इंसानी जज्बात हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी घूमती है सारी की सारी कहानी, पैरेलल सिनेमा के अंदर ख़ास तौर कमर्शियल सिनेमा के अंदर। अच्छा, फिर कुछ फार्मूलाज हैं कि बहू को सास की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है, आदर्शवादी पिता होने चाहिए, उतना ही बड़ा आदर्शवादी जो बेटा है वो होना चाहिए, वालिदैन अगर गलत भी कर रहे हैं तो बेटा उनको गलत जो है वो ना कहे। अच्छा, अगर बेटा उनको गलत नहीं कहेगा तो सोसाइटी के अंदर चेंज कैसे आएगा? अगर एक बाप ये इस बात पर बज़िद है कि मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊँगा और उसका बेटा उसको कन्फ्रंट नहीं करता कि ये आपके दौर नहीं है, ये पुराना दौर है, आप अपनी रवायतों से इस तरह चिमटे रहेंगे तो आगे जो है अगली पीढ़ी नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, कमर्शियल सिनेमा जो है वो इस मुद्दे को बड़ा ग्लोरीफाई करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं बेटा बाप से बात करते हुए झिझकेगा, कुछ करेगा, ये करेगा। लेकिन जो पैरेलल सिनेमा है उसका काम ये होगा कि लाइफ को एज इट इज़ और रवायत को तोड़ना है उसका काम, कि उसने उसको ब्रेक करके बताना है कि अगर आप इस साइड को निकलते हैं तो फिर सूरत हाल जो है वो क्या बनती है। यही है कि जो पॉपुलिस्ट स्टांस है हमारे यहाँ, जैसे हम कहते हैं कि जी तब्दीली है, वो इस तरह की बन चुकी है, जो पॉपुलर तब्दीली है कि बस 15 मिनट में हो गई मैं गोरी गोरी। अच्छा, इस तरह से नहीं है, या इस तरह से है कि अच्छी सी एक गाड़ी हो, लड़की उसमें प्यारी हो, एक डब्बा फलां फलां सपारी हो, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ये सारे पॉपुलिस्ट जॉर्गन्स हैं जिससे हमें लगता है कि 2 हिस्सों में ज़िंदगी बटी हुई है, ब्लैक है और वाइट है। तो पैरेलल सिनेमा ये कहता है कि ना ब्लैक है ना वाइट है, जब दोनों के दरमियान का जो स्पेस है उसके ऊपर हम कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। या वो जो आपने मिसरा कहा कि वो उस पर मुझे याद आ रहा है कि प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग सैयां नाड़ी हो, और ऐसे सैयां नाड़ी मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो तो इस तरह से ये इसको ग्लोरीफाई करते हैं। अच्छा, पैरेलल ये जो पॉपुलर सिनेमा है इसका एक और मसला भी ये होता है कि ये मनफी रवैयों को भी ग्लैमराइज करते हैं। मसलन आप शराबी फिल्म देखें तो अब वो शराबी फिल्म का क्या है कि एक बाप जो है वो मेहनत करके, वो बाप विलन है जो बेटे से कहता है कि शराब ना पियो, बेटा शराब पीता है, लेकिन वो शराबी जो है वो हीरो है। जिस तरह से वो शराब पीता है कि मैं 9 लाख भी एक नाचने वाली पे उड़ा दूंगा, ये करूंगा, लेकिन विलन बाप है। तो ये इस तरह, और फिर नौजवान देख के फिर वो शराबी उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं। मुकद्दर का सिकंदर में भी इस तरह के अच्छा, और अमीर इस तरह की आप फिल्में देखें ज़्यादातर मर्दों के नाम के गिर्द घूमती हैं। मुकद्दर का सिकंदर एक बंदा, मर्द एक बंदा, कालिया एक बंदा, मिस्टर नटवरलाल एक बंदा, आप एंड यू नेम इट, आप
फिल्में देते चले जाएं, उसमें नाम यही है कि वो एक हीरो है और वो हीरो सारा कुछ कर रहा है, और उसमें थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं कि जी समाजी इंसाफ और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये मनफी रवैयों को भी बहुत प्रमोट हमारे यहाँ जैसे हुआ है ना पंजाबी कल्चर में। अब ये मौला जट और बशीरा और फलाना, यानी ये लड़ रहे हैं जागीरदार के खिलाफ, लेकिन वो गंडासा कल्चर, और जाहिर है कि वो उस कल्चर को हमारे यहाँ मस्त करने में इस किस्म की फिल्मों ने बड़ा मनफी रोल प्ले किया है। अब कि वो जी जिले शाह और पता नहीं जट गुज्जर और जट दा खटराक और एक के बाद एक फिल्में इसी तरह की नाम की जो वायलेंस को ग्लोरीफाई करती रहीं। जी और कोई सवाल, हम आखिरी एक दो सवाल ले लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं इसको। सर, आज के दौर में हम देखते हैं कि कहानी से ज़्यादा फिल्म में एक्शन होता है और वही एक्शन वाली फिल्में चलती हैं। देखें अब पुष्पा 2 आई है, अभी KGF है, जो भी एनिमल फिल्म है, ऐसी फिल्में चलती हैं। उसके बनस्पत लापता लेडीज़ है, महाराज जैसी मूवी है, वो उतनी बॉक्स ऑफिस पर पैसे नहीं कमा सकती। इनकी बड़ी वजूहत क्या है? क्या ऑडियंस की इंटरेस्ट को ये उनको मद्देनज़र रखकर ये फिल्में बनाते हैं या? अच्छा, यही सवाल ना मुन्नू भाई से पूछा गया था। मुन्नू भाई ने इसका बड़ा अपना जो उनका स्टाइल था उसमें उन्होंने जवाब दिया कि अगर कहते हैं कि बल्दिया वाले कुत्तों को कुचला डाल दें और 20-25 हज़ार कुत्ते उस कुचले को खा के मर जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुत्तों को कुचला जो है वो पसंद है। ठीक है, वो कहते हैं कि टेस्ट बना दिया जाता है। अब आपके पास लापता लेडीज़ एक आई, कब आई? जब जवान जो है वो चल चुकी है, पठान जो है वो चल चुकी है, सल्लू भाई की 2-3 जो हैं वो आगे पीछे आ चुकी हैं। उसके पूरे अंदर अरसे के अंदर जाकर सिर्फ एक लापता लेडीज़ जो है वो आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो देखें कि लापता लेडीज़ की एक्सेस किन लोगों तक है? जिन लोगों तक नेटफ्लिक्स है। अगर अब पाकिस्तान के तनाजुर में इसकी बात करें, शायद उन्हीं को पता है, या कुछ लोगों ने इसके फेसबुक के ऊपर देखा होगा या कहीं और देखा होगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद कपिल शर्मा शो के अंदर वो प्रमोशन के लिए आए या कहीं और किसी जगह पर वो प्रमोशन के लिए गए। अच्छा, इसी तरह अनुराग कश्यप की 2 फिल्में इसी दौरान रिलीज़ हुई हैं जो अच्छी पैरेलल सिनेमा के ऊपर आधारित है। उसकी भी प्रमोशन जो है वो नहीं हो पाई। तो प्रॉब्लम अब यही हो गई है कि चंद एक कंपनीज़ हैं जिन्होंने ओवरऑल बिज़नेस जो है वो संभाल लिया हुआ है। मिसाल के तौर पर हॉलीवुड की हमें जो है वो जितनी भी ये सुपर हीरोज़ की फ़िल्में हैं ये ज़्यादा देखने में आती हैं या हमारे यहाँ यही रिलीज़ होती हैं। अच्छा, ली इसकी रिलीज़ हुई है पिछले दिनों केट विंसलेट की, जो वॉर फोटोग्राफ़र थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, पाकिस्तान में रिलीज़ ही नहीं हुई। उसकी निस्बत पाकिस्तान में जो फिल्में रिलीज़ होती हैं वो सुपर हीरोज़ की होती हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर इन्होंने जो है वो पैसे कमाने हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो है कि जो आप छोटी फिल्म है, एक तो उसके लिए स्क्रीनें अब उतनी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो नेटफ्लिक्स के अंदर या प्राइवेट स्पेस के अंदर पड़ी हुई हैं तो पाकिस्तान में इतने कोई सब्सक्राइबर उसके जो है वो नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम चल रहा है। और इसके साथ ये भी हमें ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि पॉपुलर सिनेमा जो है वो लोवेस्ट कॉमन जो डिनोमिनेटर है उसको अपील करता है, क्योंकि लोएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है माशरे का, वो एक एस्केप चाहता है ना, उसको हम सोचना नहीं चाहते। आम लोग जो हैं वो सोचना नहीं चाहते, वो रोज़ाना के उनके सामने दुनिया की हकीकत इतनी ऑलरेडी। हिंदुस्तान में वो बंदा भी सिनेमा देखने जाता है जो दिन भर जो है वो चला रहा होता है साइकिल रिक्शा, थक गया है। अब उस थके हुए को कुछ मुन्नी बदनाम हुई किस किस्म का कोई डांस चाहिए जिसको देख के वो ज़रा थर्रा जाए, उसको एक स्केप मिल जाए, एक ख़याली दुनिया में वो पहुंच जाए, या एक ऐसा हीरो हो जो उसके लिए लड़े और उसके लिए ऐसे चटपट मसले हल कर दे। और यही फार्मूला सुपर हीरोज़ का भी है, यही फार्मूला जॉन रैम्बो का है। फर्स्ट ब्लड देख लें, जो भी देख लें कि उसमें एक हीरो है जो टकरा रहा है सबसे। तो इस तरह के आइडिया नहीं, और ये मैं समझता हूँ शऊरी तौर पे आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें या जो भी कह लें, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये हैं इसको इंडिविजुअलाइजेशन को प्रमोट करना और कम्युनिटी फीलिंग को रिड्यूस करना। यानी ये नहीं है कि आप मिलके जद्दोजहद करें तो आप कामयाब होंगे, नहीं, आप इंडिविजुअल करें। आप ज़ाहिर इंडिविजुअल फिल्म में तो कामयाब हो जाता है, हकीकी ज़िंदगी में तो इंडिविजुअल कामयाब नहीं होता। तो ये इस किस्म के आइडियल्स प्रमोट किए जाते हैं, रोल मॉडल प्रमोट किए जाते हैं। ज़ाहिर हकीकी ज़िंदगी में आपको ना जॉन रैम्बो मिलेगा ना अमिताभ बच्चन मिलेगा, लेकिन फिल्म में मिल जाएगा जो आम लोगों को अपील करता है कि काश मैं भी ऐसा होता। इसीलिए ये फिल्में कामयाब होती हैं। जी, यहाँ
आप कुछ पूछ रहे थे जी? मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने अच्छा इस पर सारा कवर किया है श्याम को काफ़ी अच्छी तरह, और ये कि पैरेलल सिनेमा के बारे में भी अच्छी गुफ्तगू हुई है, लोगों ने सवाल भी अच्छे किए। अगरचे कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पैरेलल सिनेमा भी जो है वो ऑडियंस को कमर्शलाइजेशन करना चाहता है, तो ये बात नहीं, बाहर वो बनाया तो इसीलिए गया है कि लोग देखेंगे ही तो वो मैसेज जो है आगे जाएगा। मैसेज सभी कन्वे कर रहे हैं, जो नॉन पैरेलल हैं वो भी कन्वे कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर ये भी है कि माशरे के बेतहाशा लोग जो पॉपुलर लिटरेचर पढ़ते हुए पॉपुलर सिनेमा देखते हैं, उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि हम कोई रोल अदा नहीं कर सकते सोसाइटी में तब्दीली करने का, तो हम आपको जब उससे आगाही मिलती है तो हमारे लिए एक और अलमिया पैदा होता है, तो वो उससे बचना भी चाहते हैं, ये भी एक वजह है। मगर दूसरी एक चीज़ जिसको शायद आप लोगों ने इसी टच नहीं किया कि ज़ाहिर है वो इसमें इरेलीवेंट हो जाती शायद, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो भी बड़ा रेलिवेंट है, चार्ली चैपलिन जी, कि उसने उस माशरे में उन हालात में ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेते हुए सोशल इश्यूज़ पर भी बात की, और वो ये कि वो यूनिवर्सल हो गया और आज तक वो अट्रैक्ट करता है। तो ये एक बात उन लोगों के लिए भी है, लिखने वालों के लिए भी और बनाने वालों के लिए भी, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो तो अपना असर रखता है, उसकी कई वजूहत हैं, मगर पैरेलल वाले भी इस बात को नहीं इग्नोर कर सकते कि माशरा चाहता क्या, उसको एड्रेस करते हुए अपनी बात भी कहनी होती है, और वो फन चार्ली ने खूब दिखाया। चार्ली चैपलिन के हवाले से सर मुझे याद आ गया, इन दिनों मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा हूँ बीबीसी का, हॉलीवुड इन एग्जाइल्स। तो चार्ली के साथ खुद एफबीआई ने क्या किया और मैकार्थीज़म ने चार्ली के साथ क्या किया कि उसको अपना स्टूडियो, अपना वो सारा फेम छोड़कर मंजर से गायब हो के वापस इंग्लैंड जो है वो आके स्विट्ज़रलैंड जाके रहना पड़ा। और उसकी पोती है जो ये सारा एक उसने कुछ 10 एपिसोड का ना इसके ऊपर पॉडकास्ट बीबीसी के साथ मिलकर बनाया, जो बीबीसी के अपने ऐप के ऊपर वो स्ट्रीम हो रहा है। तो काम जो है वो बाज़-औक़ात पैरेलल डायरेक्टर्स के लिए काम करना मुश्किल भी हो जाता है। ब्लड ऑफ हुसैन आपको याद होगी और उसकी कहानी भी याद होगी, वो पाकिस्तान में आज तक रिलीज़ नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल आज तक वो सिर्फ आप, अब तो नेट आ गया तो आप देख सकते हैं, वरना मैंने तो वो कहीं लुक छुप के जाके कुछ 4 घर बदल के 5वें घर पहुंचे तो उसने बड़ी लुको के हमें वो पकड़ाई कि भाई ये किसी को पता ना चले कि तुम मेरे पास से लेके गए और छुप के देखना इसको। तो इस तरह की सूरत हाल है फिर पैरेलल सिनेमा के साथ भी। तो जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा है। बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिला, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ख़ास तौर पर श्याम बेनेगल की वो वाली फिल्म्स जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जिनके बारे में ज़िक्र नहीं होता या दिखाई तो वो तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं पैदा था। इसी तरह मैं सोचती हूँ हमारे पास पाकिस्तान में चंद एक लोग थे जिन्होंने कोशिश की, शुरू में जावेद जब्बार, फिर हाल ही में उनकी बेटी महरीन और मुश्ताक गज़दर और मुख्तलिफ़ लोगों ने कोशिश की। एक समीना पीरज़ादा की एक काविश थी, शुएब मंसूर हैं हमारे यहाँ। ये सब लोग थक हार गए और सवाल ये पैदा होता है कि क्या किया जाए कि श्याम बेनेगल जैसे लोग, सत्यजीत रे और बहुत सारे नाम हैं, जो एक पजीराई इंडिया में, मान लिया कि 7-8 गुना ज़्यादा बड़ी आबादी है और बंगाल में ख़ास तौर पर पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर एक पजीराई मिली पैरेलल सिनेमा को जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं मिली। मैं इस हद तक जाने को तैयार हूँ कि नाकामी मिली। पॉपुलैरिटी तो बहुत दूर की बात है, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल ही नापैद है। तो सवाल आप दोनों से ये है कि क्या किया जाए कि सीरियस इश्यूज पर सीरियस सिनेमा को, चलें प्रॉफिटेबल ना हो लेकिन पॉपुलर तो कम से कम होना शुरू हो जाए, एक इस हद तक कि लोग देखना चाहें। अब इस वक्त यहाँ 100 लोग क्यों नहीं मौजूद, इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक
और इतनी जानी पहचानी शख्सियत, और कितना बड़ा लॉस है पूरी दुनिया के लिए। आपने बेप्सी सिद्धवा का जिक्र किया एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र किया, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। क्या करना चाहिए कि एक विया मीडिया हो हमारे सामने, जहां हाई प्रॉफिट्स के पीछे हम नहीं भाग रहे, पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन एक थोड़ा सा तो ऑडियंस मिले हमें। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें मैं समझता हूँ कि रियासती पॉलिसीज़ का बहुत ज़्यादा दखल है। हिंदुस्तान में आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि कम से कम ये लोग, सत्यजीत रे जैसे लोग या श्याम बेनेगल जैसे लोग, ऋत्विक घाटक जैसे लोग, ये पिन पे परवान चढ़े, कंट्रीब्यूट किया, इनको इज़्ज़त मिली मुल्की तौर पर भी, बैन अवी तौर पर भी। पाकिस्तान, और उसका क्रेडिट मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को दूंगा बहरहाल, के और नेहरू की क़यादत को, कि उन्होंने एक जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, या जो सेकुलरिज्म के वो प्रचारक थे, उस सेकुलर या इंक्लूसिव माशरा जो वो चाह रहे थे, जिसमें सब शामिल हों, और उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करना। भारत की पूरी तारीख़ में सिवाय वो एमरजेंसी का पीरियड जो इंदिरा गांधी का था 20 महीने का, 76 का, उसके अलावा मजमूई तौर पे भारत में इजहार राय की आज़ादी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा रही है। हम वहाँ रियासती सतह पर इजाज़त थी इस तरह की फ़िल्में बनाने की, कि जिन्होंने रियासत को क्रिटिसाइज़ किया, हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ किया, और इवन रेवोल्यूशनरीज़ और जो मुज़ाहमतकार थे उनको ग्लोरीफाई किया। जैसे नक्सलाइट एक फ़िल्म बनी है, उसमें पूरी नक्सलाइट तो सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन नक्सलाइट पे, अच्छा 1084 की माँ एक फ़िल्म है जो महाश्वेता देवी की कहानी पर मुश्तमिल है, पैरेलल सिनेमा की, वो कहानी भी बहुत अच्छी है और फिल्म भी बहुत अच्छी उसमें, और बेशुमार। चक्रव्यूह एक फ़िल्म है 2014 की, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो ये जो तहरीक इंडिया की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चल रही हैं रियासत के ख़िलाफ़, तो उस पर पॉजिटिव, क्या आप यहाँ बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है उसके बारे में कोई फ़िल्म बना सकते हैं? आपने जावेद जब्बार का नाम लिया, जावेद जब्बार तो रियासती बयानिए को आज प्रोमोट कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो फिल्म पूरी बनाई है, जिसमें वो ये साबित कर रहे हैं कि जी 71 में तो हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, सारे वो मुक्ति बाहिनी कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो जब हमारे दानिश्वरों का ये हाल होगा तो अल्टीमेटली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारे यहाँ फैज़ अहमद फैज़ जेल में रहे, सज्जाद ज़हीर जैसे दानिश्वर को रियासत ने जेल में रखा, झूठे मुकदमे बनाए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को सियासी पार्टी करार देकर बैन किया गया। जितने तरक्की पसंद और रोशन ख्याल हम आप जैसे लोग थे, हमारे जो बड़े भी थे, वो रियासती तौर पर टारगेट किए गए। उनको बोलने की आज़ादी नहीं मिली, लिखने की आज़ादी नहीं मिली, अखबारात पे सेंसर रहे, फिल्म आपकी ज़िंदगी तमाशा जैसी फिल्म आज आप रिलीज़ नहीं कर सकते। तो ये तो रियासत का काम है ना। तो आपका सवाल कि क्या किया जाए, सबसे पहले तो रियासत को ये साबित करना होगा अपनी पॉलिसीज़ के कि वाकई में वो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं। आप बज़ाहिर इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ बात करें और दरपर्दा अगर उसी की सपोर्ट करें तो मुल्क कहाँ जाएगा? वही हम भुगत रहे हैं। मुल्क में आप कहें कि जी तालिबान के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, उनका खवारिज नाम दे दें, और फिर वहाँ जो तालिबान है उन पे आप बगले बजाते हैं जब उन तालिबान को वहाँ इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जो दोगली पॉलिसी है, ये हमारी रियासत को, हमारे लोगों को, हमारे हुक्मरानों को बदलनी पड़ेंगी। जब तक के लोगों को सांस लेने की और बोलने की और लिखने की और फिल्में प्रोड्यूस करने की आज़ादी नहीं होगी, हमारे यहाँ रवादारी का कल्चर परवान नहीं चढ़ सकता। 8:15 बज चुके हैं, इसको खत्म करते हैं। इसको बस आखिरी आप कुछ बातें कर लें फिर क्लोज कर देते हैं जी। इसको। आपका जो सवाल है पॉलिसी का, इन्होंने बेहतर जिक्र कर दिया। कुछ वेरिएबल्स और भी हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिनेमा सर्किट अब एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे यहाँ टोटल कुछ 65 के करीब स्क्रीन्स हैं, और वो भी पोश एरियाज़ के अंदर हैं। वहाँ पर फिल्म देखने, यानी एक फैमिली जो 2 बच्चों और 2 मियाँ बीवी के ऊपर है, उसके लिए कोई भी फिल्म देखना अब कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये की इंटरटेनमेंट है। और जो मिडिल क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास है, या जो वर्किंग क्लास है, वो शायद 7 हज़ार रुपये तक अब अफोर्ड नहीं कर सकती महीने। वो 2-3 महीने बाद तो एक फ़िल्म देख सकती है। दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ आ रहा है, अभी तक ये बार बार मुख्तलिफ़ जगहों पर बात भी हुई है कि हुक्मरान जो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जब तक हम वहाँ पर आर्ट काउंसिल्स को मुतहर्रिक नहीं कर रहे, हम वहाँ पे ड्रामा एकेडमीज़, फिल्म एकेडमीज़, म्यूज़िक एकेडमीज़ लॉन्च नहीं करते, उन बच्चों के अंदर कंपटीशंस नहीं करवाते, ड्रामे का कंपटीशन नहीं करवाते, सिंगिंग कंपटीशन नहीं करवाते, खेलों के कंपटीशंस नहीं करवाते,
तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कोई लिटरेचर के अंदर या कोई, अब जो मेरा अपना जो शहर है वो डिस्ट्रिक्ट है ननकाना साहब, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पर कोई ढंग की लाइब्रेरी नहीं है कि जहाँ पर लोग बैठकर शाम को अपना क्वालिटी टाइम जो है वो गुजार सकें। जब हमारी तरजीहात यही नहीं है, आर्ट काउंसिल तो बहुत दूर की बात है, हमने स्क्रीन प्ले राइटिंग अपने तौर पर आके लिखनी सीखी, ड्रामे को स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के लिखना सीखा। हमारे शहर के अंदर कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ट्रेन कर सके। जब तक ये चीज़ें हम प्लेस नहीं करेंगे, इन वेरिएबल्स को एड्रेस नहीं करेंगे, फिल्म फाइनेंस के मसले को एड्रेस नहीं करेंगे, बैंक जो है वो कर्जा नहीं देते फिल्म का स्क्रिप्ट देख के या फिल्म की प्रपोजल देख के। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जबकि जो फिल्म फाइनेंस इंस्टीट्यूट इंडिया का है उसने ये काम किया कि उन्होंने कर्जे दिए लोगों को कि जी ठीक है आपके पास है, आप फिल्म बनाएं। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। उसके बिना पहले तो कमर्शियल सिनेमा अपनी जगह पर आए ना, तो फिर उसके अंदर पैरेलल घुसेगा। यहाँ तो कमर्शियल ही आउट हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए और मेरा ख्याल है अच्छी गुफ्तगू रही, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया कि वो वक्त निकाल रहे हैं हमें देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।